हाय एवरीवन, गुड इवनिंग टू ऑल। सो आज के टॉपिक में अपन पार्लियामेंट वाला टॉपिक पढ़ेंगे। आई थिंक जो यूपीएससी का पैटर्न है, अगर आप यूपीएससी का अटेम्प्ट दे रहे हो और जो यूपीएससी का पैटर्न है उसके हिसाब से पार्लियामेंट एक ऐसा टॉपिक है, वहाँ से एवरी ईयर दे आर आस्किंग अराउंड 5 to 6, कभी कभी चलो 2-3 हो सकते हैं, बट जैसे अगर आप में से किसी ने 2024 का अटेम्प्ट दिया हो, ठीक है, अगर आप में से किसी ने भी चॉइस का प्री दिया हो तो घर जाके एक बार चेक करना, देयर वर 7 क्वेश्चंस फ्रॉम दिस टॉपिक ओनली। कितने क्वेश्चन? 7 क्वेश्चन। सोचो, एक टॉपिक से दे आर आस्किंग दीज क्वेश्चंस, ठीक है। तो इंपॉर्टेंस यही है कि इस पर्टिकुलर टॉपिक से कभी भी यूपीएससी, बिकॉज इंडिया में क्या है, अगर आप पॉलिटी देखोगे ना, मेनली मतलब जनरली देखना, पॉलिटी में 3 जो मेन ऑर्गन है ना, आपकी जुडिशरी, आपका लेजिस्लेटिव, आपका एग्जीक्यूटिव, लगभग अगर 15 क्वेश्चन बन रहे हैं पॉलिटी से तो 10 क्वेश्चन इन सेगमेंट से बनेंगे। आप हर साल किसी भी स्टेट पीसीएस में देख लो, यूपीएससी में देख लो, बिकॉज यही कोर है, दिस इज द स्पाइन ऑफ योर पॉलिटी, मतलब यही रीढ़ की हड्डी है। अगर यहां से क्वेश्चन नहीं आए तो फिर देर इज गुड पॉसिबिलिटी कि या तो एग्जामिनर को क्वेश्चन पूछने नहीं आ रहे, या तो उसको बिल्कुल ऐसा है कि नहीं ये बच्चे पढ़ के आ रहे हैं तो इससे पूछना ही नहीं है। अदरवाइज अगर उसको एक रैशनल लॉजिकल पेपर बनाना है तो इन टॉपिक से क्वेश्चन डेफिनेटली मिलेंगे, ठीक है। अभी तक अपन ने एग्जीक्यूटिव पढ़ा है, आगे अपन पार्लियामेंट के बाद में जुडिशरी पढ़ेंगे। इंडिया में पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी है एंड उसमें देयर आर 3 एक वो ऑर्गन्स ऑफ द स्टेट है, मतलब जो अपना स्टेट है उसमें 3 ऑर्गन काम करते हैं। 3 कौन से हैं? आपको पता है, यही हो गया, ये मान लो आपका स्टेट है, ठीक है। एक हो गया लेजिस्लेटिव, जो क्या करता है, लेजिस्लेटिव का मतलब क्या है कि लॉ बनाना। आपका जो कानून है वो आपका कौन बनाएगा? लेजिस्लेटिव, ठीक है। कोई भी इंडिया में लॉ हो वो कहां से बनेगा? यहां से, ठीक है। फिर एग्जीक्यूटिव, एग्जीक्यूटिव मतलब उस लॉ को एग्जीक्यूट करेगा, उस लॉ को इंप्लीमेंट करेगा, ठीक है। एंड एक थर्ड एस्पेक्ट इज योर जुडिशरी, जो ये देखेगा कि एग्जीक्यूशन और लेजिस्लेशन में अगर कोई चीज ऐसी है जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट है, बिकॉज इंडिया में क्या है कि कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीम है, मतलब आप कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट नहीं जा सकते हो, ठीक है। तो अगर कोई चीज मान लो कल को इन दोनों ने कुछ ऐसा करा जो कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट है, ठीक है, तो वो क्या होगा? नल एंड वॉइड हो जाएगा। तो जुडिशरी आपकी क्या करती है? चेक्स एंड बैलेंस क्रिएट करती है, ठीक है। तो पार्लियामेंट में हम क्या पढ़ेंगे? कुछ प्रोसीजर्स है पार्लियामेंट के, ठीक है। जो बजट पास होता है उसका सिस्टम क्या होता है, जो अमेंडमेंट आता है, कोई भी बिल लाना होता है उसका क्या सिस्टम होता है, और कुछ कमिटीज है उनको विल टॉक अबाउट, ठीक है। उसके बाद में अपन ये देखेंगे कि भाई जो जनरली इन्होंने क्या क्वेश्चन पूछे हैं, किस टाइप से क्वेश्चन पूछ रहे हैं, लोकसभा में क्या होता है, राज्यसभा में क्या होता है, और यूपीएससी, अगर आप स्पेसिफिकली ये जो सेशंस हैं वो यूपीएससी के प्री के हिसाब से डिजाइन है, तो अगर आप प्री दे रहे हो तो हम यही करेंगे कि किस किस टाइप का क्वेश्चन अपने को पूछ सकता है वो, राइट। वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड द साइकोलॉजी ऑफ यूपीएससी एग्जामिनर। जैसे अभी पिछले 10 साल में जो इन्होंने क्वेश्चन पूछे और जो आगे 26-27 में क्वेश्चन पूछेगा, उनका क्या मतलब कैसे माइंडसेट बन सकता है, कैसे पूछ सकता है। एग्जीक्यूटिव में अपन ने देखा है कि जनरली अगर कोई, जैसे फंडामेंटल राइट्स में भी है, आप देखना कि जिस दिन राइट टू प्राइवेसी आया क्वेश्चन आया, राइट टू मैरी आया क्वेश्चन आया, ठीक है, राइट टू वोट का क्वेश्चन आया जिस साल जजमेंट आया था। तो पॉइंट इज कि हम ट्राई करेंगे कि रैशनली, लॉजिकली और यूपीएससी के माइंडसेट के हिसाब से कि वो क्या पूछ सकते हैं, राइट। अपने को मेनली वो इंपॉर्टेंट है। देखो, नॉलेज इज इंपॉर्टेंट बट एग्जाम निकालना इज टू इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो अपन नॉलेज को उसी हिसाब से पढ़ेंगे जिस हिसाब से अपना एग्जाम इजी हो जाए, ठीक है। गॉट इट? तो आओ आप, जो इंडिया का पार्लियामेंट है उसमें मेनली जो पार्लियामेंट है उसमें कुछ चीजें हैं उनको डिस्कस करेंगे कि पार्लियामेंट में कौन होता है। आपका जो काउंसिल ऑफ स्टेट होती है वो होती है, ठीक है। एंड प्रेसिडेंट इज ऑल्सो द मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, ये चीज ध्यान रखना। आपको लगेगा कि हाँ प्रेसिडेंट, मतलब क्वेश्चन पूछ सकता है कि पार्लियामेंट में प्रेसिडेंट को, भाई जो पार्लियामेंट है उसके अंदर प्रेसिडेंट आता है नहीं आता, तो प्रेसिडेंट इज द पार्ट ऑफ, ऑल्दो ही और शी इज द एग्जीक्यूटिव, ठीक है, लेकिन पार्लियामेंट में एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेटिव दोनों होते हैं, राइट। जैसे जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होती है वो क्या करती है? एग्जीक्यूट करती है।
वो एक परमानेंट एग्जीक्यूटिव नहीं है, टेम्पररी एग्जीक्यूटिव है। परमानेंट इज योर ब्यूरोक्रेसी, राइट। तो प्रेसिडेंट उसका पार्ट है। फिर सेकंड में आएगा काउंसिल ऑफ स्टेट्स, ठीक है, आपकी राज्यसभा, एंड ये लोकसभा, हाउस ऑफ पीपल, ठीक है। मतलब तीन चीजें हैं जो पार्लियामेंट में आएगी। फर्स्ट इज योर प्रेसिडेंट, सेकंड इज योर लोकसभा, सॉरी राज्यसभा, एंड देन लोकसभा, ठीक है। दीज थ्री मेंबर्स, थ्री एंटिटीज आर द पार्ट ऑफ पार्लियामेंट, ठीक है। उसके बाद में, जैसे ये फैक्ट है, पूछने की प्रोबेबिलिटी कम है, बट जस्ट खुद ही मतलब एक याद रखने के लिए कि 1994 में जो हिंदी नेम से जैसे राज्यसभा एंड लोकसभा है, ये अडॉप्टेड किए गए थे, ठीक है। किसके? अब जो राज्यसभा है वो है आपका काउंसिल ऑफ स्टेट्स, और हाउस ऑफ पीपल मतलब उसको पीपल चूज करते हैं। इनमें कोई कंफ्यूजन वाली आपको वो होना ही नहीं चाहिए। मेनली अगर यहां से क्वेश्चन बनेगा तो यही बनेगा कि इज प्रेसिडेंट द पार्ट ऑफ एग्जीक्यूटिव, सॉरी पार्लियामेंट और नॉट, मेनली यही। अब आओ अपन थोड़ा सा राज्यसभा का देखेंगे कि राज्यसभा का इलेक्शन कैसे होता है, क्या कंपोजिशन होता है, किस बेसिस पे मतलब इलेक्शंस वगैरह होते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले तो मतलब इसमें देखते हैं कि जो यूटी है, मतलब जो यूनियन टेरिटरीज है, उनका क्या इलेक्शन होता है, उनका क्या प्रोसीजर होता है इलेक्शन का, ठीक है, इन टर्म्स ऑफ मतलब ये जो राज्यसभा वाला है उसमें, ठीक है, कि यूटी के मेंबर का क्या मतलब वो रोल होता है या कैसे होते हैं, ठीक है। गॉट इट। यूटी में क्या है, जस्ट वेट, ठीक है। अब जो यूटीज का रिप्रेजेंटेशन होता है राज्यसभा में, ऑब्वियसली स्टेट का भी इनडायरेक्टली होता है, तो यूटी का भी पहली चीज तो ये ध्यान रखनी है कि एक इनडायरेक्टली होता है, ठीक है, और होता है एक इलेक्टोरल कॉलेज बनता है स्पेशली उन्हीं के लिए, ठीक है। किसके लिए? जो राज्यसभा के मेंबर है उनको चूज करने के लिए यूटी से, ठीक है। जैसे दिल्ली से हो गया, या पुडुचेरी से हो गया, या जम्मू एंड कश्मीर से हो गया, ठीक है। तो पहली चीज तो ये हो गई कि एक इनडायरेक्ट इलेक्शन होता है, और राज्यसभा का इलेक्शन ही इनडायरेक्ट होता है पहली चीज तो, ठीक है, डायरेक्ट नहीं होता, हम पार्टिसिपेट नहीं करते, हमारे जो रिप्रेजेंटेटिव है वो पार्टिसिपेट करते, ठीक है। इनडायरेक्ट हो गया, उनके लिए एक अलग से इलेक्टोरल कॉलेज बनेगा, और जो सिस्टम होता है वो होता है प्रोपोर्शनेट रिप्रेजेंटेशन। अपने प्रेसिडेंट वाले में अच्छे से इसको डिस्कस किया था कि प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन का मतलब क्या होता है, ठीक है। फिर एक और चीज आती है कि जो 9 यूटीज हैं उसमें से ओनली दिल्ली, पुडुचेरी और जम्मू एंड कश्मीर ही मतलब उसमें उनका रिप्रेजेंटेशन है। बाकी जितनी भी यूटीज है दे आर वेरी स्मॉल इन टर्म्स ऑफ गिविंग देम रिप्रेजेंटेशन, मतलब बाकी यूटीज का कोई रिप्रेजेंटेशन नहीं है। मतलब अब अगर कल को लेट से एग्जामिनर को क्वेश्चन पूछना हुआ तो दे कैन आस्क यू क्वेश्चन ऑन दैट कि भाई डायरेक्टली इलेक्शन होता है राज्यसभा का, दूसरा पीआर से होता है या एफपीटीपी से होता है, ठीक है, फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम वाला, एंड तीसरा होता है कि सारी यूटीज का मेंबर होता है। ऐसे पूछ सकता है कि ऑल यूटीज हैव रिप्रेजेंटेशन इन दी राज्यसभा, ठीक है, तो वो चीज गलत हो जाएगी, ये अपने को ध्यान रखना है, ठीक है। ये कुछ चीजें हैं अपन जस्ट पढ़ेंगे उनके लिए कि हाँ इससे कोई क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। बाकी ऐसा है कि बनने की प्रोबेबिलिटी तो डिपेंड करता है उन पे कि वो देते हैं या नहीं देते, ठीक है। फिर आओ स्टेट्स का रिप्रेजेंटेशन क्या है, सेम स्टेट्स का है जो यहाँ पे अपना भाई जो यूटीज में था, स्टेट्स में भी सेम है, जो इलेक्टेड मेंबर्स होते हैं वो चूज करते हैं, सिस्टम ऑफ प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन होता है, ठीक है। और सीट्स जो अलोकेटेड होती है उसमें बस एक चीज आपको ये ध्यान रखनी है कि जो राज्यसभा की सीट्स अलोकेटेड होती है, जैसे फॉर एग्जांपल यूपी की सीट्स अलग है, आरजे की सीट्स अलग है, सिक्किम की सीट्स अलग है, ठीक है। ये जो सीट्स अलोकेशन होता है, ठीक है, जैसे यूपी की आई गेस 31 है और सिक्किम की 1 ही है ओनली, या त्रिपुरा की 1 ही है, क्योंकि इनकी जो पॉपुलेशन है वो उसी के हिसाब से। अब ये किया क्यों है, ठीक है, लेट से मैं एक नॉर्मल एग्जांपल देता हूं कि इन्होंने डिसाइड किया कि एक जो रिप्रेजेंटेटिव होगा वो लगभग 1 मिलियन, आपका मान लो 10 लाख ये हो गए, हाँ ठीक है, 10 लाख लोगों को एक तरीके से रिप्रेजेंट करेगा। अब सिक्किम की पॉपुलेशन 10 लाख है, तो सिक्किम के एक ही मेंबर होगा, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, जो राज्यसभा से होगा। बट अगर यूपी की पॉपुलेशन हो मान लो 4 मिलियन, ठीक है, 4 मिलियन हो, तो यूपी से कितने बैठेंगे? 4। अब 4 क्यों बैठे? क्योंकि आपने क्या किया है कि पॉपुलेशन के हिसाब से यू हैव डिसाइडेड द सीट्स,
राइट। तो उसमें क्या होगा कि जितने एक्चुअली मेंबर्स होंगे, मतलब जो भी राज्यसभा के रिप्रेजेंटेटिव होंगे, उससे क्या होगा कि आपका जो पॉपुलेशन का जो सिनर्जी रहेगी वो रहेगी कि भाई सब जगह पॉपुलेशन का क्राइटेरिया एक ही है। 10 मिलियन है तो हम आपको एक सीट दे देंगे, आपके स्टेट में मान लो 20 मिलियन है तो आपको 20 सीट दे देंगे। ठीक है, एक जस्ट एग्जांपल दे रहा हूं। इससे क्या होगा कि यूनिफॉर्मिटी रहती है। ठीक है, तो अगर आता है कि राज्यसभा की सीट सेम है, उसमें ध्यान रखना है कि राज्यसभा की सीट्स भी सेम नहीं है। ठीक है, फिर आओ तीसरे वाले एस्पेक्ट में, हाँ, लोकसभा का। ठीक है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ द यूनियन टेरिटरी। अगेन अब यूनियन टेरिटरी का भी यहाँ पे रिप्रेजेंटेशन देखेंगे। ठीक है, अब राज्यसभा का एक चीज ध्यान रखना है कि राज्यसभा का अपन ने देखा है कि वहां पे इनडायरेक्ट इलेक्शन होता है, लेकिन जो लोकसभा है, यू नो दैट कि लोकसभा इज द हाउस ऑफ पीपल, मतलब हमने चूज किया है, जो हमारे एमपीज होते हैं उनको हम वोट देते हैं, लेकिन राज्यसभा में ऐसा होता नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है कि पार्लियामेंट के पास पावर है कि भाई कैसा इलेक्शन होना चाहिए, कैसा नहीं होना चाहिए, ये पार्लियामेंट की पावर है। तो पार्लियामेंट ने क्या किया, एक एक्ट बनाया, डायरेक्ट इलेक्शन टू द हाउस ऑफ पीपल 1965। ठीक है, तो उसमें क्या होता है, जो भी यूटीज के मेंबर होते हैं, जो यूटीज के एमपीज होते हैं, वो डायरेक्ट इलेक्शन के थ्रू आते हैं। ठीक है, सिंपल चीज क्या ध्यान रखनी है, एक तो यूटी का रिप्रेजेंटेशन होता है, सारी यूटीज का होगा। दूसरा, एक लेजिस्लेटिव एक्ट बना हुआ है 1965 वाला, पार्लियामेंट ने बनाया है, उसके थ्रू आप क्या करोगे, यूटीज के मेंबर को चूज करोगे। ठीक है, गॉट इट। फिर आता है, हाँ, ये एक मतलब सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, इसको थोड़ा सा ध्यान रखना है अपने को। इसको मैं पहले एक नॉर्मल उससे बता देता हूं कि रीएडजस्टमेंट, इस बार क्वेश्चन भी आ सकता है, दैट्स वाई। रीएडजस्टमेंट का मतलब क्या है? देखो, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में क्या बोला है कि जैसे मान लो ये अपन ने जो डिस्कस किया था अभी राज्यसभा वाला कि 1 मिलियन वाला है। ठीक है, एक क्राइटेरिया मान लो। अब क्या हुआ, 1 मिलियन वाला तो क्राइटेरिया है ही, लेकिन कुछ स्टेट्स की पॉपुलेशन बहुत बढ़ गई है, कुछ स्टेट्स की घट गई है। क्या पता 1 मिलियन वाला पॉपुलेशन का क्राइटेरिया हर उसमें सेंसस में चेंज होता है। भाई ये जो क्राइटेरिया, ये तो हम आज डिसाइड कर रहे हैं, क्या पता कल को मान लो इंडिया की पॉपुलेशन 200 करोड़ हो जाए, तो वहां पे आप सीटें ज्यादा दोगे या क्या करोगे, ऑल दैट। ये जितना भी रीएडजस्टमेंट होगा ना विद दी सेंसस, जो सेंसस बढ़ी, अब मान लो आपका 1 मिलियन है, कल को सेंसस बढ़ जाए तो आपको लगे कि हाँ 13 मिलियन इज गुड। ये जो रीएडजस्टमेंट होता है किसमें, एक तो सीट्स में होगा कि कितनी सीट्स जानी चाहिए। ठीक है, और दूसरा होगा कॉन्स्टिट्यूएंसीज का। कॉन्स्टिट्यूएंसीज का मतलब जैसे अभी जब ये रीएडजस्टमेंट होगा तो ध्यान रखना कि कहीं कहीं वो क्या करेंगे, पॉपुलेशन को बैलेंस करने के लिए या तो सीट्स को चेंज करेंगे या कॉन्स्टिट्यूएंसीज को डीलिमिट करेंगे। ठीक है, गॉट इट। मतलब डीलिमिटेशन एक कमीशन बनता है। डीलिमिटेशन का मतलब क्या है, मान लो ये जैसे राजस्थान है, एग्जाम्पल दे रहा हूं, इन्होंने क्या किया, कॉन्स्टिट्यूएंसीज को बना दिया कि ये एक कॉन्स्टिट्यूएंसी है, ये दूसरी है, ये तीसरी है, ये चौथी है, ये पांचवी है, ये छठी, सातवीं, आठवीं, ऐसे बना दिया। ठीक है, अगली बार जैसे ही पॉपुलेशन के नए डेटा आए तो ये जो क्राइटेरिया वो चेंज हो गया, तो इन्होंने क्या किया, सीट्स का भी डिस्ट्रीब्यूशन किया कि नहीं, अब जैसे राजस्थान में 200 सीटें एमएलए की, ठीक है, इनको लगा कि नहीं 200 नहीं, अपन 250 कर देते, क्योंकि पॉपुलेशन भी बढ़ गई है, और फिर वो एडजस्ट करेंगे कॉन्स्टिट्यूएंसी के हिसाब से। ठीक है, तो ये जो एस्पेक्ट है ये इंपॉर्टेंट भी है, क्योंकि इस बार अभी रीएडजस्टमेंट हो रहा है, डीलिमिटेशन कमीशन चल रहा है, तो इनका ये देखेंगे कि आर्टिकल जो 80 है वो क्या बोलता है कि भाई हर सेंसस के बाद में आप रीएडजस्ट करो, ताकि ये जो अपना फिलॉसफी है कि भाई पॉपुलेशन और सीट्स वाला जो इक्वलिटी वाला है वो चलता रहे। ठीक है, फिर दूसरा है कि रीएडजस्टमेंट आपका स्टेट्स में भी होता है, तो वो है 170 आर्टिकल में, ये होता है स्टेट में, ये होता है सेंटर में। ठीक है, अब इसके लिए होता क्या है, रीएडजस्ट कौन करता है फिर आता है आपका ये डीलिमिटेशन कमीशन, बनाता कौन है, पार्लियामेंट ऑथोराइज्ड है कि हर सेंसस के बाद में आप एक डीलिमिटेशन कमीशन बनाओगे। मेंबर कौन होंगे, सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज जो चेयरमैन होंगे। ठीक है, ये इलेक्शन कमीशन स्टेट वाले और सेंट्रल इलेक्शन कमीशन। ठीक है, 3 मेंबर का एक कमीशन होगा। इन्होंने क्या करना है, ये देखना है कि हमें किस टाइप से सीट्स को एडजस्ट करना है, किस टाइप से कॉन्स्टिट्यूएंसी को एडजस्ट करना है। ठीक है, जब ये काम हो गया, मान लो इन्होंने रिपोर्ट दी, उस रिपोर्ट में कोई आप चैलेंज नहीं कर सकते हो उस रिपोर्ट को, किसमें, सुप्रीम कोर्ट में। दिस इज दी मतलब एक मेजर इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपको ध्यान रखना है कि यू कांट चैलेंज दी रिपोर्ट ऑफ दिस डीसी, डीलिमिटेशन कमीशन,
इन सुप्रीम कोर्ट, मतलब देयर इज नो जुडिशियल रिव्यू। जो बोल दिया है, अगर डीलिमिटेशन कमीशन ने बोल दिया कि राजस्थान में पहले 200 सीटें थी अब 250 हो गई, तो यू हैव टू एक्सेप्ट इट, देयर इज नो अदर वे राउंड, मतलब आप उसको चैलेंज नहीं करोगे। ठीक है, कंपोजिशन समझ में आ गया, कॉन्स्टिट्यूशन के कौन से आर्टिकल से समझ में आ गया, कहां से रीएडजस्टमेंट होता है। अब देखते हैं कि होगा कैसे। ठीक है, सीट्स वाला अपन ने डिस्कस कर लिया, डिवीजन ऑफ ईच स्टेट्स इनटू द टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसीज, ये देख लिया। पार्लियामेंट के पास में पावर होती है, डिटरमाइन अथॉरिटी एंड मैनर इन विच इज बीन मेड अकॉर्डिंगली। अब क्या करेगा, पार्लियामेंट डीलिमिटेशन कमीशन बनाएगा। अब इंडिया में हुआ क्या, मतलब एक्चुअली तो जितनी सेंसस हुई है उसके बाद में हर साल में बनना चाहिए, लेकिन बना कितनी बार है, 4 बार ही बना है। ये चीज ध्यान रखना। कब कब बना है, एक बना है आपका सबसे पहले 1952 में, जैसे ही अपन भाई इंडिपेंडेंट हुए 1952 में बन गया। दिस इज योर फर्स्ट टाइम डीसी बना। किसने बनाया, पार्लियामेंट। देखो क्वेश्चन आएगा यहां पे, ये पूछ सकता है कि प्रेसिडेंट इज ऑथोराइज्ड टू मेक दी डीलिमिटेशन कमीशन, नहीं, कौन करेगा, आपका पार्लियामेंट। ठीक है, दूसरा हाथों हाथ बन गया 1962 में। अब ये तो चल रहा था, देखो यहां पे 1951 वाली सेंसस, ठीक है, यहां पे 61 वाली सेंसस, फिर यहां पे 71 वाली सेंसस, यहां तक तो सही चल रहा था। ठीक है, उसके बाद में क्या हुआ, 81 हो गया, 91 हो गया और 2001 हो गया। यहां तक आते आते जो 4th वाला कमीशन बना था वो बना था 2001-2 में। ठीक है, तो अभी तक इंडिया में डीलिमिटेशन जो कमीशन हैं वो 4 ही बने। ठीक है, ये चीज ध्यान हो गई। अब हुआ क्या, देखो अब यहां से थोड़ा सा आपको समझना जरूरी है, थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड चीजें भी नहीं है, बट जस्ट यू नीड टू अंडरस्टैंड क्या हुआ। अब 42nd जो अमेंडमेंट था, देखो ये यहां से 2-3 चीजें उनको थोड़ा सा समझ लेना, बस आपका डीलिमिटेशन कमीशन हो जाएगा। जो 42nd अमेंडमेंट है उसने क्या किया कि जो अलोकेशन ऑफ सीट्स है लोकसभा में, ठीक है, एंड द डिवीजन ऑफ सीट्स इन द ईच स्टेट ऑफ टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूंसी टिल द ईयर ऑफ 2000 एट द लेवल ऑफ 1971। इसका क्या मतलब हुआ कि जो 1976 वाला जो एक्ट था, ठीक है, जो 42nd अमेंडमेंट था, उसने क्या बोला, ये बस इतना ही देखना, आपको ध्यान रखना है। इन्होंने क्या बोला कि जो आपकी सीट्स है ना, जैसे मान लो राजस्थान में सीट्स है 200, ये 200 सीट्स ही रहेगी। कॉन्स्टिट्यूएंसी को आप एडजस्ट कर लो ऊपर नीचे, जैसे मान लो ये मैंने मैप बनाया था पहले आपको कि भाई ये ऐसे ऐसे मान लो कॉन्स्टिट्यूएंसीज को डिलिमिट कराएं, कैसे भी अलग अलग ऊपर नीचे थोड़ा बहुत हो सकता है। इन्होंने क्या बोला कि सीटें आप 200 ही रखोगे, लेकिन कॉन्स्टिट्यूएंसी को किसी को थोड़ा बढ़ा सकते हो। भाई पहले कोई इतना था तो उसमें इतना ऐड कर दिया, समझ रहे हो, थोड़ा बहुत उसमें जो आपकी कॉन्स्टिट्यूएंसीज है उनमें ऊपर नीचे कर सकते हो, लेकिन सीटों का जो कंपोजिशन है वो सेम रहेगा। ठीक है, और सेंसस कौन सी होगी, 1971 वाली। ठीक है, 2 चीजें, और टिल रहेगा 2000 तक। ठीक है, ये आया था 42nd वाले अमेंडमेंट में। ठीक है, फिर आया अब ये जो बैन था, मतलब 2000 तक, कि भाई 2000 तक आपकी सीटें फिक्स होगी। आप जनरली देखना ये 1976 के बाद में सीटें चेंज हुई नहीं। ठीक है, सीटें वहां तक अभी तक सेम ही है। आपकी जो स्टेट की कॉन्स्टिट्यूएंसीज है उसके आप सीटें जाके देखना, एमपी लोकसभा राज्यसभा की सीटें सेम ही। ठीक है, ये बैन था 2000 तक, लेकिन क्या हुआ उसके बाद में हमने 84th अमेंडमेंट एक्ट जो 2001 वाला लाए, उसमें भी सेम हुआ। उसमें क्या बोला कि आप क्या करोगे, अप टू 2026, मतलब अभी 2026 तक आपकी सीटें सेम रहेगी। मतलब जो सीटें राजस्थान में 200 एमएलए हैं वो लगभग पिछले 30-40 साल से सेम ही है। ठीक है, क्लियर है इतना। ये क्या हो रहा है, सीटों का फ्रोज हो रहा है, मतलब सीटें जितनी है ना 200 एमएलए है तो वो 200 ही रहेंगे। एमपी है 543, जो भी इसकी स्ट्रेंथ है सेम रहेगी। 250 आपकी राज्यसभा की सेम रहेगी। क्यों, क्योंकि आप पॉपुलेशन वाले उस क्राइटेरिया को मीट करना है। ठीक है, पॉपुलेशन जो कंट्रोल है उसको इंश्योर करना है। ठीक है, अब आओ इसी मतलब 84th अमेंडमेंट में इन्होंने क्या बोला, देखो हाँ 84th अमेंडमेंट में एक और चीज है ये जो ध्यान रखनी है। 84th अमेंडमेंट ने क्या बोला है कि गवर्नमेंट टू अंडरटेक रीएडजस्टमेंट एंड रैशनलाइजेशन ऑफ द टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसीज इन द स्टेट्स ऑन द बेसिस ऑफ पॉपुलेशन फिगर ऑफ 1991। अब आपको क्या ध्यान हुआ कि सेंसस यहां पे पहले क्या थी 1971, लेकिन 84th वाले अमेंडमेंट में क्या हुआ, आपकी सेंसस को अडॉप्ट कर लिया आपने। कौन सी सेंसस, 1991 वाली। मतलब यहां पे जो भी ये कॉन्स्टिट्यूएंसीज का जो रीएडजस्टमेंट होगा, नॉट द सीट्स, सीट्स तो फ्रोज है। देखो ध्यान रखना, सीट्स है ना, जैसे राजस्थान में 200 एमएलए, सीट्स फिक्स है, लेकिन जो कॉन्स्टिट्यूएंसी का ऊपर नीचे होगा वो आ गया आपका 1991 वाली सेंसस से। ठीक है, यहां तक हो गया। फिर और अमेंडमेंट हुआ 87 वाला। 87 ने क्या बोला, अब 87 जब अमेंडमेंट हुआ था 2003 में, देखो ये हुआ था आपका 2001 में, उस टाइम सेंसस होनी थी।
ठीक है, जैसे ही सेंसस के रिजल्ट आए इन्होंने 87वां वाला अमेंडमेंट लेके आए, इन्होंने क्या बोला कि ये जो 1991 वाली सेंसस है उसको रिप्लेस कर लिया 2001, क्योंकि ये लेटेस्ट सेंसस है। समझ में आ रहा है ना, थोड़ा माइट भी आपके लिए कॉम्प्लिकेटेड हो, बट ध्यान ये रखना है कि इन एक्ट्स के थ्रू इन्होंने क्या बोला है, पहली एक चीज तो बोली कि आपका जो रीएडजस्टमेंट है किसका, सीट्स का, वो तो पहले बोल दिया 2000 तक, जो 72 वो वाला अमेंडमेंट अपन ने पढ़ा है 42nd वाला, उसके बाद में इन्होंने बैन को एक्सटेंड कर लिया 84th में, कितना 2026 तक। तो अभी होगा, अभी जब आएगा ना डीसी के रिजल्ट्स, तो सीट्स का डिलिमिटेशन होगा। मान लो राजस्थान में सीट्स बढ़ जाए, 250 हो जाए, 300 हो जाए, वी डोंट नो, अभी चल रहा है वो प्रोसेस, ठीक है। सेम गोज विथ ये आगे आगे क्या हुआ, 84th में आपने सेंसस यूज करी 1991 वाली, लेकिन 87th वाले अमेंडमेंट में क्या बोला, 2001 की सेंसस। उसके बाद में क्या हुआ ना, डिलिमिटेशन कमीशन बना, 2011 की सेंसस हुई, उसके बाद में 2021 वाली सेंसस ही नहीं हुई, कोविड वगैरह आ गए, सारी चीजें हो गई। तो अभी क्या होगा, जो अभी डिलिमिटेशन कमीशन बन रहा है उसके जो रिजल्ट्स आएंगे, ठीक है, वो सारे क्या होंगे, मतलब उसमें आपकी सीट भी एडजस्ट होगी, उसमें आपकी जो कॉन्स्टिट्यूएंसीज का जो एडजस्टमेंट है वो भी होगा, दोनों चीजें होंगी। क्योंकि फ्रोज कब तक हुई थी, 2026 तक, जो 84th वाला अमेंडमेंट है उसने क्या बोला, 2026 तक आप फ्रोज कर लो, उसके बाद में यू कैन सीट्स का ऊपर नीचे कर सकते हो। अभी सीट्स चेंज होगी तो वो आएगा, तब विल डिस्कस, ठीक है। फिर आओ, एक और इंपॉर्टेंट चीज है कि जो इनका टर्म्स होता है कि भाई कितने साल का होता है, यू नो कि जो राज्यसभा का होता है वो 6 साल तक रहते हैं और लोकसभा के 5 साल तक रहते हैं, बट स्टिल क्या बोलता है कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन ने कुछ नहीं फिक्स किया है। ये चीज थोड़ी इंपॉर्टेंट है कि कॉन्स्टिट्यूशन ने कुछ नहीं बोला है कि भाई राजस्थान जो राज्यसभा के मेंबर्स है उनका क्या मतलब वो रहना चाहिए, ठीक है, कितना टाइम हो गया, क्या टाइम होगा, कॉन्स्टिट्यूशन के कोई फिक्स नहीं है, ठीक है। अब हुआ क्या, जब कॉन्स्टिट्यूशन ने फिक्स नहीं किया तो आपको पार्लियामेंट करेगा। पहली चीज तो ये ध्यान रखना कि कॉन्स्टिट्यूशन हैज नॉट फिक्स्ड एनीथिंग, पूछ सकता है आपको कि कॉन्स्टिट्यूशन हैज फिक्स्ड ये टर्म्स ऑफ द मेंबर ऑफ राज्यसभा एट 6 years, ठीक है। तो पहली चीज। दूसरी चीज, फिर क्या हुआ, जब ये नहीं किया तो पार्लियामेंट ने आरपीए में क्या बोला है कि ये आरपीए के अंडर है कि जो राज्यसभा के टर्म्स हैं वो कितने 6 साल रहेगी। मतलब ये जो 6 साल वाला क्लॉज है ये कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं पे भी मेंशन नहीं है कि ये 6 साल के, ठीक है। मेंशन कहां पे, आरपीए में, ठीक है। दूसरा और क्या है, हाँ भाई जो भी मतलब ये एक्ट बना था उसमें बोला था प्रेसिडेंट को कि आप कर सकते हो कर्टेल किसी की, क्योंकि फर्स्ट टाइम आपको ये इंश्योर करना था कि जो भाई मेंबर आ रहे हैं उनको कैसे रिटायर करना है, ऑल दैट, ठीक है। तो फर्स्ट बैच में क्या हुआ, लॉटरी के बेसिस पे लोगों को हटाया, ठीक है। मान लो 600 लोग इलेक्ट हुए, ठीक है, तो उनको लॉटरी के बेसिस पे मतलब रिटायर किया गया, ठीक है। फिर क्या हुआ कि जो भी रिटायरमेंट का प्रोसीजर है वो किसको अथॉरिटी दी, प्रेसिडेंट को। ये चीज ध्यान रखना कि पार्लियामेंट ने प्रेसिडेंट को अथॉरिटी दी कि आप कोई भी प्रोविजन बना दो जिससे उनका रिटायरमेंट इंश्योर हो, ठीक है। तो अभी क्या होता है कि पार्लियामेंट के जो राज्यसभा है उसके 2 साल में कुछ मेंबर रिटायर होते हैं, फिर नए मेंबर चूज होते हैं, ठीक है। फिर आओ डिस्क्वालिफिकेशन पे, ये भी एक इंपॉर्टेंट चीज है। अब डिस्क्वालिफिकेशन में आपको 3 चीजें ध्यान रखनी है और 3 चीजें यूपीएससी पूछ सकता है और पूछता है, ठीक है। तीनों चीजें पूछता है और तीनों चीजें अपने को ध्यान रखनी है कि जो डिस्क्वालिफिकेशन है मतलब आप एमपी बन गए हो, ठीक है, अब आपको हटाएंगे कैसे भाई, मान लो यू हैव बिकम द एमपी, ठीक है। तो इंडिया में क्या है, डिस्क्वालिफिकेशन के रिलेटेड 3 चीजें, एक तो कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन्ड है, ठीक है। दूसरी है आपकी आरपीए में कि कुछ यहां पे भी चीजें हैं जिसके थ्रू आप डिस्क्वालीफाई हो सकते हो। तीसरी चीज आएगी आपकी जो एंटी डिफेक्शन लॉ है, एडीएल, एंटी डिफेक्शन लॉ 10 शेड्यूल में, उसमें कुछ और रिक्वायरमेंट्स हैं, उसके थ्रू यू कैन बी डिस्क्वालीफाइड। तो देयर आर 3 थिंग्स इन इंडिया वेयर द मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट और द स्टेट लेजिस्लेचर कैन बी डिस्क्वालीफाइड, ठीक है। ये 3 चीजें इनके थ्रू हो सकता है, कॉन्स्टिट्यूशन वाली है, कुछ कुछ आरपीए की है और कुछ एडीएल की, ठीक है। एक बार देखते हैं क्या है, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन की क्या बोलता है कि भाई आपने कोई ऑफिस ऑफ प्रॉफिट अगर उसके अंदर हो तो आपका वो हो जाएगा, ठीक है। कुछ एक्सेप्शंस हैं कि मिनिस्टर और एनी अदर ऑफिस जो एग्जेम्प्टेड हुआ है, ठीक है। फिर अनसाउंड माइंड का आदमी हो, ठीक है, और कोई कोर्ट ने मान लो डिक्लेयर कर दिया कि हाँ ही इज नॉट मेंटली मतलब वो प्रिपेयर, ठीक है, या वो अनडिस्चार्ज इंसॉल्वेंट हो, मतलब बैंकरप्सी से हो, पैसे वैसे नहीं हो उनके पास में, ठीक है, अनडिस्चार्ज हो, ठीक है। इफ ही इज नॉट ए सिटीजन ऑफ इंडिया और हैज वॉलंटरी एक्वायर्ड, हाँ एक तो सिटीजन ऑफ इंडिया नहीं है और दूसरा क्या हुआ कि उसने वॉलंटरी एक्वायर कर ली सिटीजनशिप ऑफ एनी अदर कंट्री, एनी अदर स्टेट, ठीक है।
और डिस्क्वालिफिकेशन बाय द लॉ मेड बाय द पार्लियामेंट। पांचवी जो रिक्वायरमेंट है वो है डिस्क्वालिफिकेशन मेड बाय द लॉ ऑफ द पार्लियामेंट। तो दो चीजें, एक आरपी है, एक 10 शेड्यूल में आपका एडीएल है, वहां पे ये क्लॉज लगता है, क्लॉज 5। ठीक है, अब आओ कि उसमें क्या है। ठीक है, हाँ, एक पढ़ते हैं 10 शेड्यूल को। 10 शेड्यूल का थोड़ा बहुत ध्यान रखना, और इसको अपन एग्जाम्पल के थ्रू पढ़ लेंगे ताकि आपको याद रह जाए, क्योंकि ये चीज यूपीएससी 2-3 बार पूछ चुका है। ठीक है, तो आपको अभी घर जाके क्या करना है, एक बार जो आरपीए है 9051 वाला, एक बार उसको गो थ्रू करना। ठीक है, उसमें जैसे कुछ इलेक्शन ऑफेंसेस है, कुछ करप्ट प्रैक्टिसेस है, जिनके थ्रू अगर आप पाए जाते हो तो यू आर हेल्ड लाइबल और आपको डिस्क्वालीफाई किया जा सकता है। ठीक है, एक और अलग जो अपन ने तीसरा वाला डिस्कस किया है, दैट इज योर एडीएल, एंटी डिफेक्शन लॉ। अब एंटी डिफेक्शन लॉ में है क्या, ठीक है, मान लो, देखो, अगर मैं मान लो एंटी डिफेक्शन, बस आपको एक केस ही मेनली याद रखना है, बाकी तो इतना नहीं है। ठीक है, आप मान लो जैसे एमएलए बन गए हो, पर्टिकुलरली मान लो कांग्रेस से या बीजेपी से, किसी से भी। ठीक है, पहली चीज तो हो गई कि आपने वॉलंटरीली वो पार्टी छोड़ दी। ठीक है, जिस पार्टी से आप इलेक्शन में खड़े हुए हो, जिस पार्टी से आप जीते हो, जीतने के बाद में आपने वॉलंटरी छोड़ दी, तो आपका क्या होगा, मतलब आप डिस्क्वालीफाई हो जाओगे। ठीक है, ये तो एक बेसिक चीज है कि आपने पार्टी छोड़ दी, पार्टी लाइन छोड़ दी, तो डिस्क्वालीफाई हो जाओगे। ध्यान कहां रखना है, दूसरा ये, अगर आपने वोट नहीं किया या आप वोट करने जाते नहीं हो, यू आर एब्सटेनिंग फ्रॉम द वोट, तो क्या होगा, ये आपका डिस्क्वालिफिकेशन का ग्राउंड बन सकता है। मान लो कल को जैसे लेट से आपका कोई एक्स मेंबर है, ठीक है, वो एमपी बन गया बीजेपी से, ठीक है, और उसने क्या किया, किसी पर्टिकुलर बिल पे वोट करने नहीं गया। ठीक है, या दूसरा ये हो सकता है कि उसने पार्टी छोड़ दी बीजेपी की जैसे ही एमपी बनाए। ठीक है, तो इन दो केसेस में ये होगा अप्लाई कि आप उस दायरे में आ जाओगे डिस्क्वालिफिकेशन वाले उसमें। ठीक है, फिर क्या है, अब मान लो कोई इंडिपेंडेंट आदमी है। ठीक है, इंडिपेंडेंट आदमी का मतलब क्या है, जैसे आपने सबने सुना होगा कि कोई मेंबर है, जैसे राजस्थान में यहाँ पे रविंदर सिंह भाटी सुना होगा। ठीक है, ही इज द इंडिपेंडेंट मेंबर। ठीक है, मतलब किसी पार्टी से नहीं है, एमएलए है वो और किसी पार्टी से नहीं। अब बीच में ऐसी बातें आई थी कि ये बीजेपी ज्वाइन कर सकते हैं या कांग्रेस ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, टिकट भी उन्होंने बीजेपी से ही मांगा था। तो कल को मान लो इफ ही ज्वाइंस द बीजेपी, ठीक है, पार्टी आपने ज्वाइन कर ली, तो आप इस पर्टिकुलर जो लॉ है उसमें आप उसके अंडर आ जाओगे, उसके सर्विलियंस में आ जाओगे, और आपको डिस्क्वालीफाई किया जा सकता है ऑन द बेसिस ऑफ एंटी डिफेक्शन लॉ। ठीक है, पहले आपकी कोई पार्टी नहीं थी, अब आप पार्टी ज्वाइन कर रहे हो। ठीक है, तो यहां तक तो इजी है। आपको ध्यान क्या रखना है, जैसे इंडिपेंडेंटली कोई भी मेंबर ज्वाइन करे या कोई वोट ना करे, कोई वॉलंटरी गिव्स अप करे, मेनली आपको क्या ध्यान रखना है सॉरी, अगर कोई नॉमिनेटेड मेंबर है, ठीक है, कोई भी नॉमिनेटेड मेंबर है राज्यसभा का या लोकसभा का, नॉमिनेटेड मेंबर ज्वाइन एनी पॉलिटिकल पार्टी आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ 6 मंथ्स। ये एक बहुत आई वुड से वाहियात क्लॉज है इस पूरे एंटी डिफेक्शन लॉ का, कि आपको 6 महीने देते हैं, 6 महीने में आप कोई भी पार्टी ज्वाइन कर लो, लेकिन उसके बाद करी तो आप लाइबल, मतलब इस पर्टिकुलर लॉ के अंडर आपको अरेस्ट, मतलब वो करा सकते हैं कि जो आपकी क्वालिफिकेशन है उसको रद्द कर देंगे एंड यू विल बी डिस्क्वालिफाइड फ्रॉम दी सीट। ठीक है, तो मेनली आपको क्या देखना है, ध्यान में रखना है, कोई भी मेंबर नॉमिनेटेड है, ठीक है, कोई भी नॉमिनेटेड है, लेट से मान लो एक्स पर्सन नॉमिनेटेड है, आपके पास में 6 महीने हैं। 6 महीने किसके, टू बिकम द पार्ट ऑफ एनी, मतलब एनी वो पॉलिटिकल पार्टी। लेकिन अगर 6 महीने बाद अगर आपने गड़बड़ कर दिया, ठीक है, आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ 6 मंथ, तो आप एंटी डिफेक्शन वाले लॉ में आ जाओगे। ठीक है, अगेन एक बार और डिस्कस कर लेते हैं। अगर आपने वॉलंटरी पार्टी चेंज कर ली, ठीक है, या आप वोट नहीं दे रहे हो या एब्सटेन कर रहे हो वोट देने से, या कोई इंडिपेंडेंट मेंबर है वो ज्वाइन कर ले, एक एग्जांपल ध्यान रखना रविंदर सिंह भाटी वाला है, किसी का भी, ठीक है, एक एग्जांपल ध्यान रख लेना कि जो वो है भाई इंडिपेंडेंट मेंबर है वो पार्टी ज्वाइन कर ले। ठीक है, फिर एक्सेप्शन जो है वो है नॉमिनेटेड मेंबर का, वो है 6 मंथ्स का। ठीक है, यूपीएससी जैसे इन्होंने 2023 में क्वेश्चन पूछा था, यही एक 4th वाला ऑप्शन, ये जो है ना, यहीं से क्वेश्चन बनेगा, मेनली क्वेश्चन यहीं से बनेगा। अगर उनको पूछना है ना तो 3rd और 4th वाले जो ये दोनों आर्ग्यूमेंट से यहीं से क्वेश्चन बनेंगे। आइदर दे विल आस्क यू
इंडिपेंडेंट मेंबर ज्वाइन द एनी पार्टी आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ 6 months, या बोलेगा विद इन दी मतलब 6 months, ऐसा कुछ करके, ठीक है। सो होपफुली आपको ये चीज क्लियर हो गई होगी। फिर आता है वैकेशन ऑफ सीट्स, मतलब आप एमपी बन गए हो, एमएलए बन गए हो, आप अपनी सीट कब छोड़ोगे, ठीक है, मतलब आपकी सीट कब वैकेट हो जाएगी, ठीक है। अब एक पहला एस्पेक्ट है यार डबल मेंबरशिप। डबल मेंबरशिप का मतलब क्या है? डबल मेंबरशिप मतलब या तो ऐसा हो सकता है कि आप जैसे लोकसभा में मान लो, ठीक है, आप एमपी हो, जैसे मोदी जी ने आपने देखा होगा आई थिंक बड़ोदरा से इलेक्शन लड़ा था और एक वाराणसी से लड़ा था, ठीक है, एक वाराणसी और एक बड़ोदरा कुछ था, हाँ बड़ोदरा या कोई मतलब कॉन्स्टिट्यूएंसी है जहां से गुजरात से उन्होंने इलेक्शन लड़ा था, ठीक है। राहुल गांधी का देखो केरला से लड़ा हुआ है और इधर अपना यूपी से भी लड़ा हुआ है, ठीक है। उस समय क्या होगा, या तो उस समय आपको एक सीट छोड़नी पड़ेगी, मतलब आप लोकसभा के दोनों साइड से एमपी हो सकते हो, मतलब 2 सीट लोकसभा की आप ले सकते हो, या दूसरा बन सकता है कि आप एलएस के एमपी हो, बाद में आप आरएस के एमपी बन गए हो, ठीक है, लोकसभा के, और पहले लोकसभा के थे फिर राज्यसभा के बन गए हो, ठीक है, ऐसी कंडीशन हो सकती है। या ऐसा भी हो सकता है कि पहले आप लोकसभा के एमपी थे, अब आप एमएलए बन गए हो, ठीक है। तो ये जो डबल मेंबरशिप आएगी ना, उस सिचुएशंस में क्या होगा, विल टॉक अबाउट दिस थिंग इन दिस स्लॉट कि क्या होगा, ठीक है। अब ये क्या बोल रहा है, मतलब ये है कि जो आरपीए है उसमें है डबल मेंबरशिप आपकी हुई तो आप मतलब आपकी जो एक सीट है वो वैकेट हो सकती है, ठीक है। अब यहां पे 1-2 चीजें ध्यान रखनी है, क्या है, ठीक है। अब पहली चीज तो ये है, देखो इनको समझ लेना और लास्ट में याद कैसे रखना है वो भी अपन डिस्कस कर लेंगे, लेकिन पहले एक बार समझ लो, ठीक है। समझने में क्या है, अगर कोई आदमी है, ठीक है, बोथ द हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट का मेंबर बन गया, मान लो वो एमपी ऑफ राज्यसभा भी है, एमपी ऑफ लोकसभा भी, ठीक है, दोनों में एमपी बन गए, ठीक है, पॉसिबिलिटी है, ठीक है। फिर क्या होगा, आपके पास में 10 दिन है, ठीक है। अगर 10 दिन में आपने कन्वे कर दिया कि नहीं मुझे राज्यसभा में अच्छा लगेगा, मैं राज्यसभा में रहता हूं, या मुझे लोकसभा में रहना है तो लोकसभा में रहता हूं, यू हैव 10 days, ठीक है, आप कन्वे कर दो। अगर आपने कन्वे नहीं किया मान लो, तो आपकी राज्यसभा की सीट खाली हो जाएगी, ये चीज ध्यान रखना बस। मतलब क्या है, आप एलएस और आरएस दोनों के एमपी बने हो, ठीक है, आपके पास में 10 days है, कन्वे कर दो, अदरवाइज जो लोअर हाउस है, ठीक है, सॉरी जो अपर हाउस है आपका, मतलब इसमें ये थोड़ा बहुत ऐसे याद रख सकते हो कि राज्यसभा की इतनी इंपोर्टेंस कम है, ठीक है। राज्यसभा लोकसभा के उसमें एक तो इलेक्टेड नहीं है डायरेक्टली, ठीक है, और दूसरा अल्टीमेटली मतलब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में थोड़ा वैसा है कि राज्यसभा के पास में पावर्स कम है इन कंपेरिजन टू लोकसभा। तो ये याद रखना कि जब आप दोनों मेंबर्स बन जाओगे तो आपको क्या होगा, जो आपकी छोटी वाली मतलब हाउस की सीट से जो राज्यसभा की इंपोर्टेंस कम है उसकी जो सीट है वो वैकेंट हो जाएगी, ठीक है, याद रखने के लिए ये आ सकता है क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। फिर दूसरा हो, ये तो आप दोनों सीट से बने हो फिर आओ आप सिटिंग मेंबर हो ऑलरेडी, ठीक है, मान लो आप राज्यसभा के एमपी हो, ठीक है, और आपको बना दिया लोकसभा का एमपी, ठीक है, राज्यसभा के एमपी हो और बाद में आपको लोकसभा के एमपी बना दिया, ठीक है। तो उस कंडीशन में क्या होगा कि आपकी जो फर्स्ट वाली ये आरएस वाली सीट है फर्स्ट हाउस की, इसमें सिंपली ये याद रखना है कि अगर फर्स्ट से सेकंड में बनोगे तो फर्स्ट वाली आपकी कैंसिल हो जाएगी, मतलब राज्यसभा की सीट आपकी वैकेंट हो जाएगी, ठीक है। अब आओ अब ये जो मैंने मोदी जी वाला एग्जाम्पल दिया, ठीक है, कि भाई अगर आप दोनों 2 सीट से आप इलेक्टेड हो, ठीक है, राहुल गांधी जी और मोदी जी इनका देखा होगा, ठीक है, तो आपके पास में ऑप्शन होगा कि आप एक का बताओ कि भाई मुझे बनारस से रहना है या मुझे केरला से मतलब वो करना है, ठीक है। अदरवाइज क्या होगा, दोनों सीटें वैकेंट हो जाएगी। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। मान लो मोदी जी कल को नहीं कन्वे कर पाए कि भाई मैं वाराणसी रहूंगा या मैं किस सीट से रहूंगा, तो उनका क्या होगा, दोनों सीटें वैकेंट हो जाएगी, ठीक है, गॉट इट, ये हो गया। अब एक और लास्ट क्लॉज रही है, बस वो ध्यान रख लो, उसके बाद में नहीं है। क्या हो गया, अब ये आ गया कि आप एमपी हो, मतलब पार्लियामेंट के और स्टेट लेजिस्लेचर, मान लो, ठीक है, आप मेंबर बन गए हो एमपी, मतलब लोकसभा के एमपी बन गए हो और आप स्टेट के लेजिस्लेचर के एमएलए बन गए हो, ठीक है। एक सिचुएशन ये, उस टाइम में क्या होगा जो आपकी पार्लियामेंट की सीट है वो वैकेंट हो जाएगी अगर आपने जो स्टेट लेजिस्लेचर की सीट से रिजाइन नहीं किया 14 दिन के अंदर। मतलब जो पार्लियामेंट है वो
मतलब पार्लियामेंट की सीट, एमपी की सीट आपकी डन है, अगर आपने 14 दिन में नहीं बताया तो, नहीं कन्वे किया तो, ठीक है। अब थोड़ा सा रिवीजन मतलब इस चीज का हो जाए, ठीक है, क्योंकि ये थोड़ा सा डबल मेंबरशिप माइट भी आपको समझ नहीं आया होगा इतना। पहला क्या था, आप एमपी हो या आप दोनों सीटों से मान लो एमपी ऑफ राज्यसभा और एमपी ऑफ लोकसभा इलेक्टेड हो गया, ठीक है। तो उसमें क्या होगा, आपके पास में 10 दिन है। 10 दिन किस में है, लोकसभा वाले में, मतलब लोकसभा और राज्यसभा में। 14 दिन है राज्यसभा, लोकसभा और स्टेट्स में, मतलब सेंटर और स्टेट्स में, ठीक है। अगर आपने नहीं कन्वे किया तो जो आपका छोटा मेंबर है जो राज्यसभा है उसकी सीट वैकेंट हो जाएगी, ठीक है। फिर ऐसा हो सकता है कि आप 2 सीट से इलेक्टेड हो, जैसे बनारस और इसमें बड़ोदरा वाली में, ठीक है, नहीं बताया तो आपकी दोनों सीटें वैकेंट हो जाएगी, ठीक है। वन हाउस इज ऑल्सो इलेक्टेड हिज सीट्स इन द फर्स्ट हाउस, हाँ ये तीसरा हो गया, ठीक है। ये हो गया पहला एस्पेक्ट, ठीक है। उसके बाद में दूसरा एस्पेक्ट हो गया कि 2 सीटों से इलेक्टेड हो गया, ठीक है। तीसरा हो सकता है कि आप ऑलरेडी मेंबर हो, एमपी ऑफ लोकसभा हो, ठीक है, और आप एमपी राज्यसभा के इलेक्टेड हो जाते हो, तो आपके फर्स्ट वाले हाउस की सीट वैकेंट हो जाएगी, ठीक है। दीज आर द 3 कंडीशंस। लास्ट कंडीशन क्या है, आप अगर एमपी हो और आप एमएलए बन गए हो, ठीक है, 14 दिन का ऑप्शन है, अदरवाइज आपकी एमपी की सीट वैकेंट हो जाएगी, ठीक है। 4 कंडीशन है, मेनली आपको ये दोनों ध्यान रखनी है, 14 दिन और 10 दिन वाली, और एक एमपी वाला, ठीक है, कि अगर दोनों सीटों से एमपी बन गए दोनों खाली हो जाएगी। अपने को क्या पता लगेगा कि भाई एक सीट खाली हो जाएगी, नहीं वैसा नहीं, ठीक है। ये क्लियर है। उसके बाद में आओ, हाँ अब अपन पढ़ेंगे जो हाउस के लीडर्स हैं उनके बारे में, ठीक है, जो स्पीकर होता है उनके बारे में। और क्वेश्चन जनरली यूपीएससी ने अभी तक अच्छे खासे क्वेश्चन पर्टिकुलरली स्पीकर से पूछे हैं, ठीक है। तो स्पीकर इज दी मतलब टॉपिक जो यूपीएससी का हमेशा फेवरेट रहता है, ठीक है। और यहाँ से वो थोड़े कंसेप्चुअल क्वेश्चन पूछते हैं कि भाई स्पीकर का इलेक्शन कैसे होता है, स्पीकर का प्रोसीजर क्या है हटाने का, एंड ऑल दैट, ठीक है। तो सबसे पहले क्या देखेंगे 2-3 चीजें, कि ऑब्वियसली जो स्पीकर होता है वो लोकसभा के मेंबर से ही चूज होता है, ठीक है। दूसरा जो डेट होती है कि भाई स्पीकर का इलेक्शन मान लो अभी जैसे सरकार बनी है और स्पीकर का इलेक्शन मान लो हो कि भाई 15 फरवरी को, ठीक है, ये एक डेट है, या मान लो कि 30 फरवरी को होगा। ये डेट कौन डिसाइड करेगा, प्रेसिडेंट, नॉट द पार्लियामेंट, नॉट द प्राइम मिनिस्टर, एनीवन। ये चीज आपको यहां से ध्यान रखनी है कि प्रेसिडेंट विल डिसाइड द डेट, नॉट द पार्लियामेंट, नॉट द प्राइम मिनिस्टर। क्योंकि अभी तक तो वो ऐसा हो सकता है कि भाई प्रोबेबिलिटी ज्यादा हो कि हंग असेंबली हो, ठीक है, या ये हो सकता है कि भाई पार्लियामेंट प्रॉपरली बनी ना हो, सरकार प्रॉपरली ना बनी हो, और जनरली ऐसा मतलब होता नहीं, बट ये चीज ध्यान रखना कि प्रेसिडेंट करता है, ठीक है। इतना क्लियर हो गया। अब इलेक्शन हुआ, ठीक है, एक मेंबर बन गया, जैसे अभी ओम बिड़ला जी है, ठीक है, आई थिंक वो उनका सेकंड टर्म है, सेकंड या थर्ड टर्म है, कंटिन्यूसली वही है, ठीक है। अब एक चीज आती है कि भाई आपको मतलब आप इलेक्ट हो गए हो, अब आता है कि आप वैकेट कब कर सकते हो, बन तो गए हो, अब आपके पास में 3 है, 3 वैकेट में क्या है 2 चीजें तो मतलब कॉमन सेंस वाली है कि अगर आप लोकसभा के मेंबर में डिस्क्वालीफाई हो गए हो, मान लो ओम बिड़ला जी को आपने एडीएल में या किसी पर्टिकुलर लॉ में डिस्क्वालीफाई कर लिया, ठीक है, तब आप स्पीकर की पोस्ट से हट सकते हो, या आप रिजाइन दे सकते हो। रिजाइन हमेशा किससे दोगे, डिप्टी स्पीकर को, ठीक है, या एक कोई रेजोल्यूशन करके मेजोरिटी ऑफ ऑल द मेंबर्स ऑफ द लोकसभा, मतलब जो भी लोकसभा के मेंबर्स हैं उनकी मेजोरिटी से अगर आपने उस पर्टिकुलर रेजोल्यूशन को पास कर दिया है, ठीक है, मान लो 600 मेंबर है और 301 मेंबर ने उस पर्टिकुलर बिल को जो रेजोल्यूशन है उसको पास कर दिया, ठीक है, तो आप मतलब स्पीकर की पोस्ट से वैकेट होना ही पड़ेगा आपको, ठीक है। और जो रेजोल्यूशन आएगा वो वही है, पार्लियामेंट का एक बेसिक चीज है, पार्लियामेंट हो गया, प्रेसिडेंट हो गए, इनमें अपन ने पढ़ा है कि 14 दिन का आपको नोटिस देना पड़ेगा। सेम चीज यहाँ पे भी है कि 14 दिन का नोटिस दो और उनको आप हटा सकते हो। लेकिन यहाँ पे 2 चीजें इंपॉर्टेंट है, ठीक है। 2 चीजें क्या इंपॉर्टेंट है, एक चीज ये ध्यान रखनी है कि जब भी रेजोल्यूशन मतलब आएगा ना आपका रिमूवल का, ठीक है, जब वो चल रहा होगा मतलब जो भी रिमूवल का रेजोल्यूशन है, एक तो चीज अपन ने क्या पढ़ी कि आप 14 दिन का आपको नोटिस देना पड़ेगा, ठीक है। मान लो आप रेजोल्यूशन ला रहे हो, 14 दिन का नोटिस दिया, ठीक है, नोटिस देने के बाद में मान लो जो लोकसभा है उस पर जो उनकी स्पेशल मेजोरिटी है उससे पास हुआ 301 मेंबर, ठीक है, एग्जाम्पल दे रहा हूं मैं, ठीक है, उससे पास हुआ, अब वो चल रहा है या मान लो अभी प्रोसेस में है, उस टाइम में क्या होगा, देखो ही कैन नॉट प्रिसाइड एट द सिटिंग, मतलब आप प्रिसाइडिंग नहीं कर सकते, आप उस टाइम में स्पीकर वाला रोल नहीं करोगे, बट हाँ
यू कैन बी प्रेजेंट, मतलब आप सुन सकते हो बट विदाउट योर अथॉरिटी, मतलब आप प्रिसाइड नहीं करोगे, आप सुन लोगे। ठीक है, मतलब एक्चुअली क्या होता है कि अगर आपके रिमूवल का प्रोसीजर चल रहा है तो आप प्रिसाइडिंग, मतलब क्या पता आप रिमूव हो जाओ। ठीक है, तो उस मोमेंट में क्या होता है कि आपको एक बेनिफिट ऑफ डाउट दिया जाता है कि नहीं आप खड़े हो, अब देखो प्रोसीडिंग देखो, बट प्रेसिडेंट अभी नहीं, मतलब जो स्पीकर है वो रोल नहीं। ठीक है, अगेन आप इसमें बोल सकते हो, आप पार्ट ले सकते हो जो भी प्रोसीडिंग्स है, आप खड़े रह सकते हो, बट एंड वोट इन द फर्स्ट इंस्टेंस थो नॉट इन द इक्वलिटी ऑफ वोट। एक्चुअली क्या होता है प्रेसिडेंट का, अपन आगे पढ़ेंगे स्पीकर का रोल। स्पीकर वोट कब करता है, मान लो एक बिल आया है, हाउस में 600 मेंबर है मान लो प्रेजेंट, बिल आया और बिल 300 पे अटक गया, 600 तो होंगे नहीं, वैसे मान लो ऐसी सिचुएशन बन जाए कि मान लो 598 हो, ठीक है 598, ठीक है, और ऐसी सिचुएशन बन जाए कि 299 और 299 वो वोट पड़ जाए। ठीक है, इस सिचुएशन में क्या होता है 299 और 299 में, उस टाइम में स्पीकर के पास में ऑप्शन होगा टू वोट। पहले वो वोट नहीं दे सकता, वो कास्टिंग वोट दे सकता है। कास्टिंग मतलब आपने कास्ट कर दिया कि हाँ ये बनेगा। ठीक है, यहां पे क्या होता है आप फर्स्ट टाइम में वोट दे सकते हो। देखो वोट इन द फर्स्ट इंस्टेंस तो नॉट इन द केस ऑफ इक्वलिटी ऑफ वोट्स, मतलब क्या होगा प्रेसिडेंट का रिमूवल का जब मोशन मतलब वो होगा ना कंसिडरेशन में, तब आप पहले ही वोट दे सकते हो। अदरवाइज इन जनरल सिनेरियो क्या होता है कि यू कैन वोट इन सेकंड इंस्टेंस, बाद में। ठीक है, जब इक्वलिटी हो गई है 299 वोट हैं तब यू कैन गिव। ठीक है, उसके बाद में हाँ एक और चीज है कि जब भी लोकसभा डिसॉल्व होती है तो स्पीकर का पोस्ट उसी टाइम डिसॉल्व नहीं होगा। ठीक है, वो कंटिन्यू होगा जब तक आपका प्रोटेम बनेगा, आगे अपन डिस्कस करेंगे तब तक। ठीक है, जब तक आपका जो न्यूली इलेक्टेड लोकसभा है वो मीट नहीं हुई, जो आपका प्रोटेम स्पीकर नहीं बना, तब तक आप कंटिन्यू करोगे, आप वेकेट नहीं करोगे, ये चीज इंपॉर्टेंट रखनी। ठीक है, फिर कुछ रोल्स एंड ड्यूटीज है, इनको बस एक बार देखना है। ठीक है, एक तो वो सिंपली ध्यान रख लो कि वो सदन का आपका एक तरीके से हेड होगा। ठीक है, मतलब सदन का जो हेड है वो यही है। ठीक है, स्पीकर ही है एक तरीके से, ही इज दी मतलब फादर ऑफ योर मतलब सदन। ठीक है, सिंपली अगर मैं उसको बोलूं तो। ठीक है, अब रोल्स एंड ड्यूटीज में क्या है, ही इज द फाइनल इंटरप्रेटर, किसका, कॉन्स्टिट्यूशन का। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन का अगर कोई भी एंगल आता है, कोई भी मुद्दा आता है तो ही इज द फाइनल इंटरप्रेटर। ठीक है, फिल्स कुछ भी रूल्स वगैरह हो, ठीक है, या कोई पार्लियामेंट्री प्रोसीडिंग्स का हो, कुछ भी हो, उसमें ही इज द फाइनल। ठीक है, क्या हो सकता है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हो सकता है, रूल्स एंड प्रोसीजर हो सकता है, कंडक्ट ऑफ बिजनेस हो सकता है। ठीक है, पार्लियामेंट्री जो भी प्रोसीडिंग्स वगैरह है उनके लिए ही इज द मतलब फाइनल अथॉरिटी। ठीक है, फिर अपन आगे पढ़ेंगे एडजमेंट वगैरह। ठीक है, उसमें क्या होता है, मान लो एडजन का मतलब है आपकी कोई मीटिंग चल रही है और उस मीटिंग को कैंसिल कर लिया, तो ही कैन एडजन द हाउस। ठीक है, और क्या कर सकता है, सस्पेंड कर सकता है मीटिंग, अगर कोरम नहीं बैठा तो। कोरम क्या है, 1/10। 1/10 मतलब भाई अगर मान लो आपके 600 मेंबर है, टोटल स्ट्रेंथ है, तो 60 लोग तो प्रेजेंट होने ही चाहिए, अदरवाइज क्या होगा आपका जो वो है भाई जो प्रोसीडिंग है हाउस की, वो कैंसिल कर सकता है, एडजन कर सकता है, सस्पेंड कर सकता है। ठीक है, अगेन सेकंड वाला पॉइंट क्या बोल रहा है, ही डज नॉट वोट इन द फर्स्ट इंस्टेंस, अपन ने अभी डिस्कस किया। ठीक है, फिर आओ थर्ड वाले में, थर्ड पॉइंट क्या बोल रहा है कि भाई हाँ ज्वाइंट सिटिंग में वो प्रिसाइड करता है। ठीक है, और सीक्रेट सिटिंग अलाउ कर सकता है, ये पार्लियामेंट की प्रिविलेजेस है, विल डिस्कस इट लेटर। ठीक है, और जब सीक्रेट सिटिंग होती है तब उसके पास में अथॉरिटी होती है कि कोई भी स्ट्रेंजर उसको ना देखे ना सुने। ठीक है, फिर हाँ उनके पास में, स्पीकर के पास में अथॉरिटी होती है कि टू अपॉइंट द चेयरमैन ऑफ ऑल द पार्लियामेंट्री कमिटीज ऑफ लोकसभा एंड सुपरवाइजिंग देयर फंक्शनिंग, मतलब जो भी कमिटीज बनेंगी उनकी वो फंक्शनिंग को भी सुपरवाइज करेगा, उनको जो उनके चेयरमैन है उनको भी अपॉइंट करेगा। ठीक है, फिर खुद चेयरमैन किसका होता है, बिजनेस एडवाइजरी कमेटी होती है, रूल्स कमेटी होती है एंड जनरल पर्पज कमेटी होती है। ठीक है, अब इस पॉइंट को नॉर्मली कैसे ध्यान रखना, अगर क्वेश्चन आ जाता है तो मान लो 2-3 ध्यान रख लो, एक तो बिजनेस एडवाइजरी रख लो, एक जनरल पर्पज रख लो, और एक तीसरा हो गया रूल्स कमेटी। रूल्स कमेटी तो आप वैसे ही ध्यान रख लोगे कि भाई जो सदन है उसमें फाइनल इंटरप्रेटर होता है यही स्पीकर। ठीक है, तो दो चीजें एक ध्यान रखनी, एक तो आपका जो भी जनरल पर्पज होगा, ठीक है, एक तो ये हो गया, दूसरा जो बिजनेस एडवाइजरी उनका चेयरमैन होता है ये खुद, रूल्स कमेटी तो आपको याद रह जाएगा, बट बैक एंड माइंड में याद रखना कि 3 है, एक जनरल एडवाइजर, एक बिजनेस एडवाइजरी वाली, और एक हो गई आपकी रूल्स कमेटी। ठीक है, फिर आओ हाँ इंडिपेंडेंट वाला कि भाई सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर वगैरह क्या है। ठीक है,
जो भी आपका ये चीज एक और ध्यान रख सकते हो कि अपन ने जो डिस्कस करा था कि स्पीकर को हटाने के लिए वो इफेक्टिव मेजोरिटी वाला था। इफेक्टिव मेजोरिटी मतलब 600 लोग हैं तो 301 लोग में आप मतलब पास हो जाओगे, ठीक है। बाकी 94th आर्टिकल है, रेजोल्यूशन अपन ने देखा है, ठीक है। मेजोरिटी ऑफ ऑल द मेंबर ऑफ देखा है, ठीक है। इफेक्टिव मेजोरिटी मतलब ये वही कि 600 लोग हैं तो 301 लोग आपके अगेंस्ट होनी चाहिए, ठीक है। फिर ये मैंने एग्जाम्पल दिया है, ठीक है। वैकेंट सीट कितनी है तो 271 हो सकते हैं, ये अपन ने डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। हाँ, एक और ध्यान रखना है कि जो भी रिमूवल का मोशन होता है ना, ठीक है, ये थोड़े से इंपॉर्टेंट चीजें, कुछ चीजें मतलब 2-3 चीजें जो अपने को ध्यान रखनी है। जो भी रिमूवल का मोशन होता है वो आपके 50 मेंबर मिनिमम साइन करने होने चाहिए। 50 मेंबर प्लस 14 दिन प्लस इफेक्टिव मेजोरिटी। इफेक्टिव मतलब सिंपली ध्यान रख लो 301, अगर 600 लोग प्रेजेंट है तो, ठीक है। सिंपली ऐसे भी कर सकते हो 100 लोग प्रेजेंट है तो 51, ठीक है। गॉट इट। और क्या है, जो भी ये काम करता है, जो भी इसका कंडक्ट है, वो आप डिस्कस नहीं कर सकते हो लोकसभा में, अगर अनलेस एंड अनटिल कोई सब्सटेंसिव मोशन आता है, बहुत बड़ा मोशन, तो कर सकते हो, ठीक है। और हो गया हाँ कि जो भी इनकी मतलब जो भी प्रेसिडेंट, एक्चुअली स्पीकर का क्या होता है कि ही इज द फादर इन दी हाउस। तो जो भी इसका कंडक्ट है, ठीक है, जो भी ये रेगुलेशन करता है, जो भी कंडक्ट है, जो भी मेंटेन वगैरह करता है, जो भी डेकोरम के रिलेटेड है, यू कांट मतलब वो गो टू द सुप्रीम कोर्ट की, ये इन्होंने नहीं किया, ठीक है। गेटिंग माय पॉइंट। तो ये जितना भी काम करते हैं ना स्पीकर, वो सारा कुछ जुडिशियल रिव्यू के बियॉन्ड होता है, ठीक है। वोट वाला अपन ने पढ़ा है, ठीक है। कब कास्टिंग वोट कर सकता है, कास्टिंग का मतलब जब इक्वल वोट हो जाएंगे, ठीक है। बाकी प्रेसिडेंस में थोड़ा बहुत ध्यान रख लेना कि भाई इनकी 7th पोजीशन है अलोंग विद द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। जब प्रेसिडेंस में देखते हैं सबसे पहले प्रेसिडेंट होता है, उस लाइन में इनका जो रैंक है वो 7th रैंक है। 7th रैंक का मतलब है कि भाई आपके जो कैबिनेट मिनिस्टर्स हैं उनसे भी इनकी रैंक हाइयर होती है, ठीक है, एक्सेप्ट आपके जो प्राइम मिनिस्टर और डिप्टी मिनिस्टर हो, ठीक है। ये हो गया स्पीकर का। एक बार मैं और कुछ चीजें हैं जो मतलब और रिवाइज करवा देता हूं, ठीक है। जो इलेक्शन होता है अपन ने डिस्कस कर लिया, ठीक है, लोकसभा के मेंबर से होगा, ठीक है। फिर फंक्शनिंग में डिस्कस करा कि बिजनेस एडवाइजरी कमेटी हो गई, जनरल पर्पस कमेटी हो गई, और तीसरी हो गई रूल्स कमेटी, उनका चेयरमैन होता है, जॉइंट सिटिंग को ये करता है चेयरमैन, ठीक है। अगर 290 और 299 ये वोट पड़ गए तो कास्टिंग वोट दे सकता है, ठीक है। अलग अगर मान लो रिमूवल का मोशन हो, मतलब उस पे उसके रिमूवल का मोशन चल रहा हो, तब फर्स्ट इंस्टेंस में वोट दे सकता है, बाकी फर्स्ट इंस्टेंस में यू कांट वोट, ठीक है। और हाँ, मनी बिल को सर्टिफाई, ये चीज अपन ने ऐड नहीं करी थी। मनी बिल को सर्टिफाई कौन करता है? स्पीकर, ठीक है। एंटी डिफेक्शन लॉ पे रूलिंग कौन देता है? स्पीकर। स्पीकर देता है रेजोल्यूशन के थ्रू कि इस पर्सन को डिस्क्वालीफाई करना है नहीं करना है, ठीक है। और उसकी कोई टाइम लिमिट नहीं होती कि कब करना है कब नहीं करना, ठीक है। सबसे बड़ा लूपहोल यही है, ठीक है। ये तो नॉर्मल फंक्शनिंग अपन ने देखी है, ठीक है। सीक्रेट सिटिंग बुला सकता है, ठीक है। उसके बाद में आता है दूसरा वाला एस्पेक्ट, दैट इज योर जो रिमूवल का प्रोसीजर है। 14 दिन का नोटिस दे दिया, 50 मेंबर हो गए, इफेक्टिव मेजोरिटी हो गई, ठीक है। इफेक्टिव मेजोरिटी के बाद में आप डिस्क्वालीफाई हो सकते हो। उसमें स्पीकर क्या कर सकता है? स्पीकर प्रेजेंट हो सकता है, ठीक है। स्पीकर वोट फर्स्ट इंस्टेंस में कर सकता है, प्लस बोल सकता है, लेकिन प्रिसाइड नहीं कर सकता। ये चीज ध्यान रखना है कि वो अध्यक्ष नहीं रह सकता, मतलब एक तरीके से हाउस का, लेकिन बाकी सारे काम ही कैन डू, ठीक है। सो होपफुली आपको स्पीकर क्लियर हुआ होगा। डिप्टी स्पीकर का अगेन आई थिंक अपन पहले से भी यही चीजें करते आ रहे हैं कि जब एक चीज देखेंगे तो उसके सीन लाइन में दूसरी चीज देखेंगे। डिप्टी स्पीकर में क्या होता है कि सेम चीज होती है कि आपका जो इलेक्शन है वो लोकसभा से ही होता है, ठीक है। और जो इनका इलेक्शन होता है वो लोकसभा के स्पीकर के बाद में इलेक्शन होता है, ठीक है। जो डेट ऑफ इलेक्शन ऑफ डिप्टी स्पीकर है, यहां से ये चीज ध्यान रखनी कि अपन ने जो इलेक्शन जो डेट होती है स्पीकर की, वो कौन चूज करता है? प्रेसिडेंट। बट यहां पे जो डेट होगी, डेट ऑफ इलेक्शन ऑफ योर डिप्टी स्पीकर, वो चूज कौन करेगा? स्पीकर। बस ये एक पहला डिफरेंस है। फर्स्ट अपन हमेशा जब भी भाई स्टेट एग्जीक्यूटिव पढ़ा अपन ने प्रेसिडेंट, फिर अपन ने वाइस प्रेसिडेंट पढ़ा, फिर अपन ने गवर्नर पढ़ा, तो अब आपको तीनों की अंडरस्टैंडिंग होगी कि अच्छा ये ऐसे ऐसे होता है, इनका अपॉइंटमेंट्स में ये डिफरेंस है, इनके इनमें ये डिफरेंस है। तो यहाँ पे भी सेम चीज है, ठीक है। जो डेट की इलेक्शन है वो करता है स्पीकर, ठीक है। और जब भी डिप्टी स्पीकर की मतलब पोस्ट वैकेंट होती है तो दूसरा मेंबर
मतलब उस पर्टिकुलर वैकेंसी को फिल कर सकता है। ठीक है, डिप्टी स्पीकर की एक स्पेशल प्रिविलेजेस ये है कि वो कोई भी कमेटी का अगर मेंबर बनेगा तो वो ऑटोमेटिकली उसका चेयरमैन बन जाएगा। ये चीज ध्यान रखनी, कोई भी पार्लियामेंट कमेटी का वो जैसे मेंबर बनेगा ही विल ऑटोमेटिकली बिकम द चेयरमैन ऑफ दैट पर्टिकुलर वो कमेटी। ठीक है, ये दो चीजें हैं जो अलग है स्पीकर से। ठीक है, उसके बाद में आओ आप, हाँ, ये एक मतलब जो डिप्टी स्पीकर का जनरली क्या होता है, मतलब जो डिप्टी स्पीकर की पोस्ट है पहले क्या होता था कि भाई जनरली रूलिंग पार्टी से होती थी, लेकिन जो 11th लोकसभा है उसके बाद में क्या हुआ कि जो स्पीकर है वो आपका रूलिंग पार्टी से आए, और बट जो डिप्टी स्पीकर है वो जनरली अपोजिशन से आए। ठीक है, ये कन्वेंशन है। यूपीएससी ने इस कन्वेंशन का फायदा उठाकर 2022 में क्वेश्चन पूछ लिया कि स्पीकर इज मेनली फ्रॉम द रूलिंग पार्टी और डिप्टी स्पीकर इज मेनली फ्रॉम द अपोजिशन पार्टी। ठीक है, या ऐसा कुछ बोला था, मस्ट फ्रॉम अपोजिशन पार्टी समथिंग कुछ था क्वेश्चन। ठीक है, तो ये ध्यान रखना कि कन्वेंशन है। ठीक है, हाँ, एक और चीज है कि भाई जब भी डिप्टी स्पीकर और ये जो मतलब भाई स्पीकर है, मान लो कल को आप मेंबर बन जाते हो और आप स्पीकर बनते हो तो आपको अलग से ओथ लेने की कोई नीड नहीं। ठीक है, एक जो ओथ आपने एज एमपी ले ली वही यहाँ पे काम करेगी। ठीक है, फिर थोड़ा हिस्ट्री वाला एस्पेक्ट कि जो डिप्टी स्पीकर और जो स्पीकर के ये है मतलब जो इंस्टीट्यूशन है इनका, ये आया था 1921 में। ठीक है, पूछ सकता है। ठीक है, जो गवर्नमेंट एक्ट ऑफ 1919 था उसके अंदर आया। ठीक है, जो डिप्टी स्पीकर और स्पीकर थे उनको पहले प्रेसिडेंट और डिप्टी प्रेसिडेंट बोलते थे। ठीक है, और उनका जो ये नाम है वो रहा था कंटिन्यू 1947 तक। ठीक है, मतलब 1921 में इनका ओरिजिनेशन हुआ। जो नाम था वो प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट था। ठीक है, प्रेसिडेंट एंड डिप्टी प्रेसिडेंट, सॉरी। ठीक है, फिर जो 1921 से पहले क्या होता था, जनरली जो आपका गवर्नर जनरल था वही प्रिसाइड करता था। बाद में 1921 में दो मेंबर बने थे आपके, स्पीकर और डिप्टी स्पीकर, मतलब ये प्रेसिडेंट और डिप्टी प्रेसिडेंट। कौन थे? एक तो सचिनानंद सिन्हा। ठीक है, हाँ, दो चीजें ये ध्यान रखनी है, सचिनानंद सिन्हा, और दूसरा था, ये अपने को ध्यान नहीं रखना, फ्रेडरिक वाइटे। ठीक है, ही वॉज प्रेसिडेंट और ही इज डिप्टी प्रेसिडेंट। ठीक है, ये पहली बार हुआ कि कोई इंडियन मेंबर डिप्टी प्रेसिडेंट बना है। ठीक है, उसके बाद 1925 में विठाल भाई जे पटेल, ही बिकम्स दी फर्स्ट इंडियन जो प्रेसिडेंट बने। ठीक है, पूछ सकते हैं कि भाई प्रेसिडेंट मतलब स्पीकर बने। ठीक है, ये चीज ध्यान रखना। फिर क्या हुआ, ये जो 1935 वाला जो एक्ट है उन्होंने क्या किया कि जो प्रेसिडेंट और जो डिप्टी प्रेसिडेंट है उसको बना दिया स्पीकर और डिप्टी स्पीकर। ठीक है, बट वही है, एक्ट इंप्लीमेंट नहीं हुआ और ये चीज चलती रही। जो नॉमिनी कल्चर था 1947 तक चलता रहा। फिर क्या हुआ, बाद में चेंज हुआ और जो फर्स्ट मेंबर है अपने, जो फर्स्ट स्पीकर बने थे वो जीवी मावलंकर, एंड जो डिप्टी स्पीकर बने थे वो थे अनंतचंद्र अयंगर। ठीक है, थोड़ा बहुत इनका देख लेना, मतलब फैक्चुअल है, पूछ सकता है। ठीक है, और ये हो गया। हाँ, जो जीवी मावलंकर बने थे वो लगभग आपके 10 साल तक स्पीकर रहे। ठीक है, ये मतलब इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, मतलब जनरली नहीं पूछा फैक्चुअल क्वेश्चन, बस थोड़ा बहुत ये ध्यान रख लेना कि मतलब अगर पूछ भी सकता है, देखो उनका कोई वो इश्यू नहीं है। मतलब अगर हिस्ट्री में जाए तो एक बार रिवीजन कर लेते हैं। 1921 में नाम आया था, किससे? 1921 में नाम मतलब नहीं, ये इंस्टीट्यूशन ही जो है ना कि भाई स्पीकर और डिप्टी स्पीकर होना चाहिए, ये इंस्टीट्यूशन खुद इंडिया में आया इस टाइम में। ठीक है, फिर क्या हुआ, पहले उनका नाम क्या था, स्पीकर और डिप्टी स्पीकर। ठीक है, सॉरी, प्रेसिडेंट और डिप्टी प्रेसिडेंट, ये नाम थे। उसके बाद में क्या हुआ, नाम चलते रहे। सचिनानंद सिन्हा पहले इंडियन बने। ठीक है, क्या बने? डिप्टी स्पीकर, नॉट डिप्टी प्रेसिडेंट, नॉट प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट कौन बने? विठाल भाई जे, विठाल भाई जे पटेल। ठीक है, ही बिकम्स द फर्स्ट प्रेसिडेंट इन 1925। ठीक है, फिर 1935 में इनका नॉमिनकल्चर चेंज कर दिया। नॉमिनकल्चर मतलब नाम चेंज कर दिया, क्या? स्पीकर और डिप्टी स्पीकर में, बट इवेंचुअली ये इंप्लीमेंट नहीं हुए तो 1947 तक नाम सेम रहा, उसके बाद में नाम चेंज हो गया। ठीक है, कौन बना था? जीवी मावलंकर। ठीक है, मावलंकर, और आपके बने हैं ये अनंथामम अयंगर, मतलब अयंगर थोड़ा बहुत ध्यान रख लेना, याद रखने के लिए। ठीक है, क्लियर है? होपफुली ये चीज भी आपको क्लियर है। थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा होगा लेकिन इजी है, एक दो बार करोगे तो चीजें क्लियर हो जाएगी। फिर एक होता है पैनल ऑफ चेयरपर्सन ऑफ लोकसभा। पैनल ऑफ चेयरपर्सन क्या है कि मतलब क्या होता है,
ये हैं जो लोकसभा के रूल्स है उनमें से। स्पीकर क्या करता है, नॉमिनेट करता है। ये चीज ध्यान रखना, जो पैनल ऑफ चेयरपर्सन बनते हैं ना, मतलब ये कुछ लोग होते हैं जो क्या करते हैं कि अगर स्पीकर की पोस्ट वैकेंट होती है तो उस टाइम यू कैन बिकम दी मतलब स्पीकर। तो प्रेसिडेंट नॉमिनेट करता है, जो स्पीकर होता है मतलब ओम बिरला विल नॉमिनेट, नॉट दी इलेक्टेड। इलेक्टेड सिस्टम नहीं होता, ओनली नॉमिनेशन। ठीक है, नॉमिनेट क्या करेगा, पैनल, एक चेयरमैन का पैनल लॉन्च मतलब वो नॉमिनेट करेगा, नॉट मोर देन 10, मतलब मैक्सिमम यू कैन डू 10। 10 लोग एज ए पैनल ऑफ चेयरपर्सन कर सकता है। अब इनका काम क्या होता है, ठीक है, अब कोई भी इन आदमी से प्रिसाइडिंग कर सकता है। अगर हाउस मतलब स्पीकर साहब एब्सेंट हो, मान लो कहीं फॉरेन की विजिट पे हो तो उसमें कर सकते हैं, या डिप्टी स्पीकर ऑल्सो वैकेंट हो तो उस टाइम कर सकते हैं। ठीक है, और कब तक रहेंगे, जब तक नया प्रेसिडेंट नहीं आ जाए। ठीक है, तो नया मतलब स्पीकर नहीं बन जाता। ठीक है, और इसमें हाँ एक चीज ध्यान रखना कि मतलब ये जो है ना पैनल ऑफ चेयरपर्सन वाले, ये जब एब्सेंट होगा ना तभी डिप्टी स्पीकर और स्पीकर बन सकते हैं। समझ आ रहा है ना मैं क्या बोल रहा हूं, मतलब ओनली एब्सेंट में। अगर वेकेंट है पोस्ट, मान लो कि भाई जैसे रिमूवल वो हो गया कि प्रेसिडेंट सॉरी स्पीकर को हटा दिया आपने, उस टाइम में पोस्ट वैकेंट होगी, उस टाइम में यू कांट बी ए मतलब डिप्टी स्पीकर और स्पीकर, अगर कोई पैनल ऑफ इसमें चेयरमैन का मेंबर होता। ठीक है, ओनली एब्सेंट होगा तभी बन सकता है, वैकेंसी में नहीं बनेगा। ठीक है, क्लियर है। ठीक है, उसके बाद में आप आओ, ठीक है, ये तो हो गया। हाँ, एक होता है स्पीकर प्रो टेम। ठीक है, प्रो टेम मतलब टेम्परेरी, इसको स्पीकर प्रो टेम, टेम का मतलब थोड़ा याद रख लेना, टेम्परेरी। ठीक है, टेम्परेरी का मतलब क्या होगा, थोड़ा इसकी थोड़ी कुछ चीजें हैं, एक बार डिस्कस कर लेते हैं, ये पूछ सकता है। इसको याद रखने का क्या होगा, प्रो टेम मतलब टेम्परेरी। ठीक है, टेम्परेरी क्या होता है, अब जनरली क्या होता है, जैसे मान लो लोकसभा है, मान लो जैसे मान लो 20वीं लोकसभा है, अब बनी नहीं है ऑल तो लेट से मान लो 16वीं लोकसभा है। ठीक है, 16 लोकसभा, उसमें स्पीकर थे। जैसी लोकसभा डिसॉल्व हुई तो स्पीकर पोस्ट अपनी डिसॉल्व नहीं करता है। ठीक है, कब वेकेंट करेगा, इमीडिएटली बिफोर द फर्स्ट मीटिंग। जैसे फर्स्ट मीटिंग मान लो 17वीं जो लोकसभा है उसकी जब फर्स्ट मीटिंग मान लो 1 जनवरी को, तो उस टाइम में ही विल वेकेंट द पोस्ट। अब जब पोस्ट वैकेंट हो जाएगी तो उस टाइम में क्या होता है, कोई आदमी चाहिए तुम्हें, भाई पोस्ट तो वैकेंट हो गई है, अब तुम्हें एक आदमी चाहिए। उस टाइम क्या होगा, प्रेसिडेंट जो साहब है, क्योंकि पार्लियामेंट तो अभी तक बननी है भाई, अभी आपके काउंसिल ऑफ मिनिस्टर बननी है, अभी आपका क्या पता मतलब अभी आपको शपथ वपथ लेनी है, सब कुछ करना है। ठीक है, आपकी फर्स्ट मीटिंग है, मान लो ऐसा हो सकता है रीशफलिंग हो, कुछ भी हो सकता है, पीएम तो चलो बन गए। ठीक है, उस टाइम में क्या करेगा, स्पीकर की पोस्ट वैकेंट है, प्रेसिडेंट क्या करेगा, एक मेंबर को अपॉइंट करेगा एज ए स्पीकर प्रो टेम, प्रेसिडेंट करेगा टेम्परेरीली। ठीक है, और जनरली कौन होते हैं, सीनियर मोस्ट पर्सन होगा, वो क्या करेगा, मतलब एक चीज और है कि प्रेसिडेंट उसको खुद को ओथ दिलाता है। ठीक है, और क्या करेगा, मेनली उसका काम है कि जो ओथ दिलाने का है। ठीक है, एक तो वो प्रिसाइडिंग करेगा फर्स्ट मीटिंग को। ठीक है, और दूसरा क्या होगा कि मेनली उसका काम होगा ओथ सबको दिला दी। ठीक है, और जैसे ही नया स्पीकर चूज होगा, मान लो एक्स पर्सन को इन्होंने प्रो टेम बना लिया। ठीक है, पहली मीटिंग हो गई, ओथ दिला दी। ठीक है, ओथ के बाद में क्या होगा कि जो आपका इसका काम होगा वो हो जाएगा डन। ठीक है, क्लियर है, इसका काम हो गया डन। उसके बाद में क्या होगा कि जैसे इसका काम डन हो तो वो पोस्ट खत्म हो जाएगी। ठीक है, फिर अब अपन ने क्या किया है, देखो अगेन मतलब जो आपका एक्टिव रिकॉलिंग होती है या जो मेमोरी मतलब शार्पनेस होती है, वो इन सब चीजों की वजह से आएगी कि जब भी मतलब कुछ लोग बोलते हैं ना कि वैसे कर लो रिवाइज हो जाएगा, निमोनिक्स बना लो, ये सब कुछ कर लो। निमोनिक्स की एक लिमिटेशन है, मतलब आप हर चीज की निमोनिक्स नहीं बना सकते हो। देयर आर सो मेनी थिंग्स, कितनों की बनाओगे। कुछ चीजें होती हैं जिनको अगर आप सीक्वेंस वाइज पढ़ोगे या हिसाब से पढ़ोगे, जैसे क्या होगा, मान लो अगर आप में से कोई होगा जिसने कोचिंग अगर करी हो। ठीक है, आई डोंट नो कि ये कोचिंग में काम होता होगा नहीं होता होगा, बहुत सारी कोचिंग्स में नहीं होता ये चीज, कि एक्चुअली क्या होना चाहिए कि पहले आपने ज्योग्राफी पढ़ी है, उसी के बाद से एनवायरनमेंट पढ़ो। ठीक है, उसके बाद में क्या करो, आप डिजास्टर मैनेजमेंट पढ़ो, या डिजास्टर मैनेजमेंट इन बिटवीन भी पढ़ सकते हो। ठीक है, उसके बाद में आपका हो गया एग्रीकल्चर। ठीक है, अगर इस हिसाब से पढ़ोगे ना तो आपके कंसेप्ट जो बनेंगे ना वो इन लाइन बनेंगे। पहले आपने क्या पढ़ा, ज्योग्राफी पढ़ा, फिर आपने एनवायरनमेंट पढ़ा, डिजास्टर मैनेजमेंट पढ़ा, एंड देन यू आर रीडिंग एग्रीकल्चर, यू आर स्टडिंग एग्रीकल्चर। अब क्या होगा, आपका माइंड
जो रूट्स है ना, आपको मान लो मैं एग्रीकल्चर पढ़ाना स्टार्ट कर लूँ पहले दिन से, आपको पता ही नहीं ज्योग्राफी क्या है, सोइल कैसे बनती है, वो सोइल किस पर्टिकुलर क्रॉप के लिए सूटेबल है, तो आपका माइंडसेट डेवलप नहीं होगा। समझ रहे हो? अब बहुत सारी कोचिंग है, सोचो मतलब हफ्ते हफ्ते में नया नया बैच लेके आ रही है, हर वीक पे नया बैच है। तो ये सारी चीजें किसी को जाके पूछना जो फाउंडेशन बैच कह रहा है कि हैव यू रीड ऑल दीज थिंग्स इन सिंक, नहीं पढ़ा है। यही तो सबसे बड़ा लूप होल है, यही तो सबसे बड़ा फ्रॉड है कि आप हर हफ्ते या हर महीने तो ठीक है अगर आपका सिंक इन हो रहा है, तो हर हफ्ते या हर 15 दिन में नया बैच लॉन्च करोगे तो ये सारी चीजें कैसे होगी? गेटिंग माई पॉइंट? तो क्या होता है, कभी अगर मान लो किसी पर्टिकुलर सर अवेलेबल है, उनसे क्लास करवा ली, उसके बाद में उनसे करवा ली, कोई लिंक नहीं, अपना अपना काम निकलवा लिया एंड दैट्स इट। स्टूडेंट का चलता रहे। किसी बच्चे की सबसे पहले इन्वायरमेंट हो रही है, उसको ज्योग्राफी का पता ही नहीं है। उस पर्टिकुलर आदमी को अगर ज्योग्राफी में उसने करंट सिस्टम नहीं पढ़ा है या ज्योग्राफी में टेम्परेचर नहीं पढ़ा है, तो इन्वायरमेंट का वो कैसे समझेगा कंसेप्ट? उसके कंसेप्ट सिलोज में होंगे, सिंक में नहीं होंगे। गेटिंग माई पॉइंट? तो मेरा ये सब कुछ बताने का क्या मतलब है कि जब भी आप सब्जेक्ट पढ़ो तो सिंक में पढ़ो। अगर सोसाइटी पढ़ रहे हो तो सोशल जस्टिस पढ़ो, सोशल जस्टिस के बाद में इंक्लूसिव ग्रोथ पढ़ो, एंड देन सोसाइटल एथिक्स जो GS4 में उसको पढ़ो। गेटिंग माई पॉइंट? अगर आप आर्ट मतलब मान लो हिस्ट्री पढ़ रहे हो, ऑल्दो हिस्ट्री मतलब एक तरीके से सेपरेट ही है, ठीक है, हिस्ट्री पढ़ रहे हो, मान लो वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ रहे हो, तो उसके बाद में आप IR पढ़ो, ठीक है, थोड़ा समझ में आएगा कि वर्ल्ड में क्या चल रहा था उस टाइम में, ठीक है। देन आप इंटरनल सिक्योरिटी पढ़ो, तो आपके कंसेप्ट सिंक इन होंगे, ठीक है। क्लियर है ये चीज? ठीक है। ऑल द कोचिंग्स में नहीं होती जनरली फाउंडेशन बैच का, आई मतलब इंटरेक्टेड विद सो मेनी पीपल। बीच में कभी डिजास्टर मैनेजमेंट पढ़ा लिया, टीचर अवेलेबल है तो, फिर कभी ज्योग्राफी पढ़ा लिया, फिर इन्वायरमेंट पढ़ा लिया, मतलब इन्वायरमेंट तो क्या, फिर इकोनॉमी पढ़ा लिया, कुछ भी जैसे तैसे बैच खत्म करो एंड दैट्स इट, ठीक है। तो एटलीस्ट ये ध्यान रख सकते, ये मैं क्यों बता रहा हूं इसमें, जब राज्यसभा का चेयरमैन पढ़ेंगे ना तो अपन स्पीकर से लिंक करके पढ़ेंगे, स्पीकर में क्या पावर है जो यहां पे नहीं है। उससे क्या होगा कि आपको समझ आएगा, दो चीजों के बीच में डिफरेंस क्रिएट होगा कि वो भी प्रिसाइडिंग ऑफिसर है, ये भी प्रिसाइडिंग ऑफिसर है, बट डिफरेंस क्या है, ठीक है। गॉट इट? अब देखो राज्यसभा का क्या है, मतलब एक चेयरमैन जो होता है राज्यसभा का, वो होते हैं आपके वाइस प्रेसिडेंट साहब, ठीक है। ही इज नॉट द मेंबर ऑफ राज्यसभा, ये क्वेश्चन आ सकता है। और इस बार अपने प्रेसिडेंट डिस्कस भी किया है, प्रेसिडेंट का इलेक्शन भी हुआ, तो थोड़ा प्रेसिडेंट वाले टॉपिक को अच्छे से करना है, ठीक है। क्लियर है? ठीक है। तो क्या होता है, राज्यसभा का जो चेयरमैन होता है वो तभी रिमूव हो सकता है जब वो वाइस प्रेसिडेंट के ऑफिस से रिमूव हो जाए, ठीक है। गॉट इट? क्लियर है? दूसरा ये है कि जो स्पीकर है उसकी दो स्पेशल पावर है जो आपके राज्यसभा के प्रेसिडेंट के पास में, जो राज्यसभा के चेयरमैन है उनके पास में नहीं। पहला क्या है, आपका मनी बिल, ठीक है। दूसरा हो गया जॉइंट सिटिंग, मतलब दीज आर टू थिंग्स, एक तो मनी बिल, एक जॉइंट सिटिंग, ठीक है। स्पीकर वाला हो गया मनी बिल एंड जॉइंट सिटिंग, ये दो चीजें जो राज्यसभा के चेयरमैन के पास में अथॉरिटी नहीं है, मतलब राज्यसभा का चेयरमैन आपका उस पर्टिकुलर चीज में कुछ नहीं कर सकता, ठीक है। गॉट इट? मतलब आपका रोल प्ले करेगा यहाँ पे रोल प्ले करेगा आपका जो स्पीकर है, उसी का काम है, ठीक है। और एक चीज जो डिफरेंस है कि भाई स्पीकर इज द मेंबर ऑफ योर पार्लियामेंट, ठीक है, ओम बिरला जी पार्लियामेंट के मेंबर है, लेकिन जो ये चेयरमैन साहब है, राज्यसभा के चेयरमैन साहब है, ही इज नॉट द मेंबर, चेयरमैन इज नॉट ए मेंबर ऑफ हाउस, क्योंकि वो बाहर से आता है, वाइस प्रेसिडेंट है, ही इज द एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ द, मतलब एक्चुअली ऐसा होता है कि जो वाइस प्रेसिडेंट होगा वो राज्यसभा में बैठेगा, वो चेयरमैनशिप करेगा, ठीक है। क्लियर है? तो वो उनका मेंबर नहीं होगा, ठीक है। हाँ, ये चीज सेम है कि भाई आप फर्स्ट इंस्टेंस में वोट नहीं करोगे, सेकंड इंस्टेंस में करोगे, ठीक है। बाकी हाँ, ये हो गया रिमूवल वाला कि आप प्रिसाइडिंग नहीं करोगे। यहां पे एक और चीज है, अपन ने स्पीकर में क्या पढ़ा था, एक चीज पढ़ी थी कि जैसे जो रिमूवल का मतलब मोशन है, ठीक है, ये रिमूवल का आपका मोशन है, ठीक है, चल रहा है, आप प्रिसाइड नहीं कर सकते हो, ठीक है, ये अपन ने देखा, ठीक है। और क्या कर सकते हो, जैसे बिगनिंग में क्या होता है कि 299 वोट से तो आप कास्टिंग वोट डाल सकते हो, बट यहां पे स्पीकर के टाइम में क्या था कि आप फर्स्ट इंस्टेंस में वोट कर सकते हो, ठीक है, जब रिमूवल का मोशन जो रेजोल्यूशन है वो चल रहा हो। लेकिन इस कंडीशन में क्या है कि जो राज्यसभा का चेयरमैन है वो प्रेजेंट भी हो सकता है, वो स्पीक बोल भी सकता है, ठीक है, एंड वो पार्टिसिपेशन भी करता है, बट विदाउट वोटिंग। यहां पे भी आपका ये चौथा डिफरेंस है कि राज्यसभा का चेयरमैन कैन नॉट वोट while the resolution of removal is under process। ये स्पीकर से अलग है, स्पीकर में क्या था, यू कैन, बट हेयर यू कांट, ठीक है। गॉट इट? क्लियर है? तो कुछ चीजें अपन ने अलग पढ़ी, एक तो ही इज नॉट दी, अगेन रिवाइज कर लेते हैं, ही इज नॉट द मेंबर ऑफ
राज्यसभा, पहली चीज, ऑल्दो ही इज द चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। दूसरी चीज, मनी बिल और जॉइंट सिटिंग पे प्रिसाइडिंग करेगा जो आपका प्रेसिडेंट स्पीकर करता था, जो वाइस चेयरमैन है वो नहीं कर सकता। ठीक है। तीसरी चीज ये वाली पढ़ी है कि जब रिमूवल वाला रेजोल्यूशन चल रहा हो तो उसमें बाकी सारी सेम पावर है कि आप पार्ट ले सकते हो, सब कुछ कर सकते हो, लेकिन यू कैन नॉट वोट इवन इन द फर्स्ट इंस्टेंस। ठीक है। होपफुली दिस पर्टिकुलर थिंग इज क्लियर। ठीक है। अब पढ़ेंगे डिप्टी स्पीकर, अगेन सेम लाइन में। ठीक है। डिप्टी चेयरमैन का सेम चीज होती है। ठीक है। इलेक्शन वगैरह, हाँ, ये हो गया कि भाई डिप्टी चेयरमैन अपनी सीट वैकेंट कब करेगा, या तो वो मेंबर राज्यसभा का हट जाएगा। ये सेम गोज विद अपन ने स्पीकर का पढ़ा है। ठीक है, कि डिप्टी चेयरमैन कब करेगा, रिजाइन कर देगा या रिमूव्ड बाय रेजोल्यूशन मेजर। हाँ, ये एक और इंपॉर्टेंट चीज है डिप्टी चेयरमैन की, यहाँ पे भी सेम है, मतलब जो अपन ने स्पीकर और डिप्टी स्पीकर का पढ़ा था कि रेजोल्यूशन जो पास होगा ऑल द मेंबर्स ऑफ लोकसभा, राज्यसभा, कितने मेंबर है, 250 मेंबर है, इफेक्टिव मेजोरिटी मतलब 126। ठीक है, मेजोरिटी, और 14 दिन वाला नोटिस, सेम चीज है यहाँ पे भी। ठीक है। फिर आता है सेक्रेटेरिएट ऑफ पार्लियामेंट। सेक्रेटेरिएट का क्या मतलब है कि भाई दोनों हाउसेस का एक मतलब सेक्रेटेरिएट होता है जिसमें उसका स्टाफ वगैरह है। ठीक है, जो भी उसके काम वाम है वो सारे कुछ सेक्रेटेरिएट देखता है। ठीक है, और सेक्रेटेरिएट को रेगुलेट कौन करता है, पार्लियामेंट खुद रेगुलेट करता है। ठीक है, जो भी सेक्रेटेरिएट होता है मतलब स्टाफ वगैरह है, बजट वगैरह है, उस पर्टिकुलर सेक्रेटेरिएट को हेडेड कौन करता है, सेक्रेटरी जनरल। ठीक है, जो भी एक सेक्रेटरी जनरल होगा जो पर्टिकुलर सेक्रेटेरिएट को हैंडल करेगा। और ये चीज ध्यान रखना कि जो आपका सेक्रेटरी जनरल है उसको कौन अपॉइंट करेगा, प्रिसाइडिंग ऑफिसर, मतलब स्पीकर करेगा। मतलब ऐसा नहीं है कि आईएएस होगा या वैसा, समझ रहे हो। मतलब जो सेक्रेटरी जनरल होगा सेक्रेटेरिएट का, पार्लियामेंट के सेक्रेटेरिएट का, उसको कौन अपॉइंट करेगा, आपका प्रेसिडेंट। ठीक है, होपफुली दिस थिंग इज क्लियर। फिर आओ लीडर्स ऑफ हाउस। अपन ने जो अथॉरिटी थी, जो स्पीकर है, डिप्टी स्पीकर है, उनको पढ़ लिया। अब लीडर्स देखते हैं। लीडर्स का मतलब क्या है कि लोकसभा में आपके प्राइम मिनिस्टर साहब लीडर्स हो गए। ठीक है, या अगर वो चाहते हैं तो किसी और को अपॉइंट कर सकते हैं, नॉमिनेट कर सकते हैं। ठीक है, लीडर ऑफ हाउस के। एंड ये तो हो गया लोकसभा में। राज्यसभा में भी लीडर ऑफ हाउस होता है। ठीक है, कौन होगा, मिनिस्टर होगा, और नॉमिनेटेड बाय कौन करता है, प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर। जो मोदी जी है वो एक मेंबर बना देंगे राज्यसभा में कि आप लीडर ऑफ हाउस हो। ठीक है। अब ये तो हो गया मतलब जो रूलिंग पार्टी है उसके, लेकिन कुछ लीडर्स होते हैं जो अपोजिशन के भी है कि भाई दोनों हाउसेज में लीडर ऑफ अपोजिशन भी होगा। अब यहां पे एक चीज ध्यान रखनी कि लीडर ऑफ अपोजिशन कौन होगा, उसी लार्जेस्ट पार्टी का जिसका लेस देन 1/10 मेंबर, मतलब जैसे 250 मेंबर है राज्यसभा के। ठीक है, मान लो कांग्रेस का जो लीडर ऑफ अपोजिशन बनाना है तो 1/10 कितना हो गया, 25। तो 25 मेंबर होंगे तभी एलओपी बना सकते हो। ठीक है, क्लियर है ये चीज। ठीक है, और दूसरी चीज कि भाई फर्स्ट टाइम क्या हुआ था, जो ऑफिशियल लीडर ऑफ अपोजिशन है, फर्स्ट टाइम रिकॉग्नाइज कब हुआ था, 1969 में, 69 में। ठीक है, रिकॉग्निशन मिली थी। लेकिन स्टैच्यूटरी बैकिंग कब मिली थी, 1977 में। स्टैच्यूटरी बैकिंग मतलब लॉ बना के कब ऐसा हुआ कि भाई लीडर ऑफ अपोजिशन होना चाहिए, मतलब अपोजिशन पार्टी का भी से होना चाहिए। ठीक है, क्लियर है। फिर आओ, ये तो अपन ने बेसिक कंपोजिशन पढ़ लिया, स्ट्रक्चर पढ़ लिया। अब आओ सेशंस में। सेशंस मतलब भाई पार्लियामेंट मीट भी तो करेगा। ठीक है, अब पहली चीज है समनिंग। समनिंग मतलब आप हाउस को बुला रहे हो। जैसे मान लो कि आपने कोई मान लो क्राइम किया है। ठीक है, मैं एक एग्जांपल देता हूं कि मान लो कुछ भी आपने किया है तो पुलिस आपको समन भेजती है। ठीक है, आपको बुलावा भेजती है कि भाई हाँ आओ हमारे पुलिस ऑफिस उसमें पुलिस स्टेशन आओ, कुछ काम है। ठीक है, या कोई लीगल नोटिस भेजती है। ठीक है, समन कर सकता है कोई आपको। ठीक है, इसमें क्या होता है, हाउस को समन करना मतलब हाउस को बैठक, हाउस का सेशन बुलाने के लिए, हाउस को मीट करने के लिए आप हाउस को समन करते हो। ठीक है, समन में क्या होता है, कौन करता है, पहली चीज तो प्रेसिडेंट करता है। ठीक है, प्रेसिडेंट टाइम टू टाइम आपका समन करता है ईच हाउस। ये चीज ध्यान रखना कि यहाँ पे स्पीकर नहीं है, प्रेसिडेंट बुलाता है। ठीक है, यहाँ पे प्रेसिडेंट और वहां पे गवर्नर। ठीक है, क्लियर है, गवर्नर। अब जनरली क्या होता है, जैसे अभी जैसे विंटर चल रहा है। ठीक है, तो विंटर सेशन है। ठीक है, जैसे ही थोड़े दिन बाद बजट आएगा तो बजट सेशन है। ठीक है, उसके बाद में क्या होगा, एक मानसून सेशन होगा, जब अपना मानसून आता है, इंडियन मानसून।
तो ये कन्वेंशनली इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जो इंडियन पार्लियामेंट है, वो साल में 3 बार मिलती है, 3 बड़ी चीजों को, विंटर सेशन में विंटर के इश्यूज, मानसून सेशन में मानसून के, और बजट सेशन में अपना बजट को डिस्कस करने के लिए। ठीक है, ये होते हैं मतलब भाई कन्वेंशन के हिसाब से। लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहा बोलता है, मतलब जनरली, कि भाई 2 जो सेशंस होंगे पार्लियामेंट का, उनके बीच में 6 मंथ्स के ज्यादा गैप नहीं होना चाहिए। ठीक है, मतलब क्या हो गया कि मिनिमम यू हैव टू मीट 2 टाइम्स। क्लियर है ना, मतलब आपको उसमें मतलब पूरे लाइफ टाइम में, पूरे 1 साल में आपको 2 बार तो मिलना ही पड़ेगा। लेकिन कन्वेंशनली 3 बार मिलते हैं, 3 बार अलग अलग इश्यूज को डिस्कस करने के लिए। ठीक है, होपफुली ये चीज क्लियर है। ठीक है, फिर आओ कुछ चीजें हैं कि सदन मिल गया, अब यहां से कुछ कंसेप्चुअल चीजें उनको इंपॉर्टेंट मतलब आपको याद रखना है, याद मतलब समझना है कि क्या वो बोल रहे हैं। ठीक है, एक बार जब समझ में आ गया ना, तब आपको ये आ जाएगा कि इनके मीनिंग्स क्या है। ठीक है, ये मान लो है आपका हाउस। ठीक है, ये हाउस है, ये चल रहा है। ठीक है, मैं एक बोल रहा हूँ कि इनकी मीटिंग्स वगैरह चल रही है, यहाँ पे आपके पार्लियामेंट बैठे हैं सारे। ठीक है, यहाँ पे आपके चेयरमैन साहब बैठे हैं। ठीक है, मीटिंग कुछ हो रही है। ठीक है, ये एक मीटिंग चल रही है। मान लो ये एक एग्जांपल देता हूं कि लेट से आपका 1 मार्च को ये काम हो रहा है। ठीक है, 1 मार्च 2026 को ये काम चल रहा है। ठीक है, अब क्या हुआ कि मान लो हो गया आपका, या ऐसा कुछ हुआ कि बीच में कुछ सिस्टम गड़बड़ हो गया, या मान लो आपने सारा कुछ डिस्कशन कर लिया, तो उस मोमेंट में क्या होगा, आप हाउस को एडजर्न कर सकते हो। ठीक है, एडजर्न का मतलब क्या होता है, देखो आप ये जो मीटिंग है ना 1 मार्च वाली, इस पर्टिकुलर मीटिंग को आपने सस्पेंड कर दिया। ठीक है, आज की जो मीटिंग है वो खत्म होती है यहीं पे, कल अपन मिलते हैं। माइट भी 2 घंटे के लिए हो सकता है, कुछ डेज के लिए हो सकता है कि 10 दिन हाउस नहीं मिलेगा, या वीक्स के लिए हो सकता है कि 4 वीक के लिए सस्पेंड हो गया। तो एक सेशन चल रहा था, एक मीटिंग चल रही थी, मीटिंग को आपने कैंसिल कर लिया। ठीक है, सेशन को कैंसिल नहीं किया, आपने क्या किया, उस पर्टिकुलर डे, ठीक है, उसको आपने सस्पेंड कर लिया। फिर दूसरा होता है साइन डाई। बस ये चीज ध्यान रखनी है कि साइन डाई का मतलब है आपने कोई मेंशन नहीं किया, आपने जो टर्मिनेट है, सिटिंग थी उसको टर्मिनेट कर दिया, बट किसके लिए किया, इनडेफिनेट पीरियड के लिए, मतलब आपने कुछ टाइम नहीं बताया। यहां पे जब आप सस्पेंड करोगे, टाइम बताओगे कि भाई ये सदन 2 दिन के लिए सस्पेंड होता है, या ये सदन 2 वीक के लिए सस्पेंड होता है, बट यहां पे क्या बताओगे, ये सदन आपका जो है वो कितने भी टाइम के पीरियड तक सस्पेंड हो सकता है। ठीक है, ये दोनों चीजें क्लियर है। ठीक है, फिर आओ आप हाँ, फिर आओ आपका फिर हो गया प्रोरोगेशन। प्रोरोगेशन में क्या होता है, मतलब ये थोड़ी सी इंपॉर्टेंट चीज है, पिछली बार 24 में इन्होंने क्वेश्चन भी पूछा था। प्रोरोगेशन का क्या मतलब होता है, जब आपका हाउस या तो एडजर्न हो गया या एडजर्न साइन डाई हो गया मान लो। ठीक है, तो एडजर्न अगर साइन डाई हो जाता है, मतलब साइन डाई का मतलब है कि किसी भी, मतलब आपने कोई फिक्स नहीं किया कि भाई इस टाइम के लिए कर रहे हैं, उस टाइम के लिए कर रहे हैं, आपने एक तरीके से सस्पेंड कर दिया। ठीक है, फिर क्या होता है, जब ये काम होता है तो प्रेसिडेंट क्या करता है, नोटिफाई करता है कि अब जो आपका वो है प्रोरोगेशन है वो हो गया। प्रोरोगेशन का क्या मतलब है कि जो आपकी पूरी सेशन था वो टर्मिनेट हो गया, कि आपका सेशन ही खत्म हो गया। जैसे मानसून सेशन चल रहा है, साइन डाई किया स्पीकर ने। ठीक है, और एडजर्नमेंट और साइन डाई कौन कर सकता है, स्पीकर। ठीक है, लेकिन ये जो प्रोरोगेशन है वो कौन कर सकता है, प्रेसिडेंट, और प्रेसिडेंट पहले भी कर सकता है। ठीक है, ये क्या होगा, पूरा जो सेशन है उसको खत्म कर देगा। सेशन मतलब जैसे अभी बजट सेशन चल रहा है, ठीक है, उसमें मान लो क्या हो सकता है, प्रोसेस में ध्यान रखना, पहले एडजर्नमेंट होगा, फिर एडजर्नमेंट साइन डाई होगा, फिर आपका प्रोरोगेशन होगा कि हाँ भाई पूरा बजट सेशन खत्म हो गया, अब इसको डन करो। ठीक है, फिर हो गया डिसोल्यूशन, चौथा। डिसोल्यूशन मतलब आपका पूरा हाउस ही डिसॉल्व हो गया, पूरा हाउस ही खत्म हो गया। ठीक है, अब उसमें 2 चीजें, मतलब जब हाउस खत्म होता है तो मान लो जैसे लोकसभा डिसॉल्व हो गई, मतलब लोकसभा की जो टेन्योर है, लोकसभा का लाइफ है वो ही खत्म हो गया है, पूरा ही, सेशन वेशन छोड़ो। ठीक है, एडजर्नमेंट में क्या होता था, आपकी एक मीटिंग खत्म होती है। एडजर्नमेंट साइन डाई में क्या होता है, एडजर्नमेंट साइन डाई, उसमें क्या होता है कि विदाउट मेंशनिंग योर डेट, इसमें क्या होता है 1 घंटा हो सकता है, 1 वीक हो सकता है, 1 दिन हो सकता है। ठीक है, यहां पे कोई डेट नहीं। ठीक है, फिर होता है प्रोरोगेशन, मतलब आपने सेशन खत्म कर दिया। सेशन के बाद में आता है डिसोल्यूशन, की पूरी आपने लोकसभा ही खत्म कर दी। उसमें क्या होगा, जब भी आपका प्रोरोगेशन होगा, ठीक है,
तो कुछ भी अगर बिल्स हैं, मोशंस हैं, रेजोल्यूशंस हैं, आपके नोटिसेस हैं, आपके पिटिशंस हैं, ये जितने भी हैं वो लैप्स हो जाएंगे, लेकिन कुछ कंडीशन में है वो लैप्स नहीं होंगे। ठीक है, गॉट इट। अब अपन कुछ बिल्स वगैरह हैं उनको देखेंगे, और ये क्वेश्चन यूपीएससी ने 2 बार पूछा हुआ है, एक 2016 में और एक 2024 में। ठीक है, बट इनको याद रखने का एक सिंपल तरीका क्या है, अपने को बस 2 टाइप के बिल याद रखने, बाकी नहीं रखने। 2 टाइप के कौन से, ये फर्स्ट एंड सेकंड, बाकी अपन याद नहीं रखेंगे। ठीक है, ये 2 टाइप के बिल्स हैं जो लैप्स हो जाते हैं, बाकी नहीं लैप्स होते। ठीक है, देयर आर ओनली 2 टाइप। अपन क्या ध्यान रखेंगे, ऐसे तो 6-7 टाइप्स के, अपन बस 2 टाइप्स याद रखेंगे जहां पे बिल लैप्स हो जाएगा, बिल खत्म हो जाएगा। मतलब आप जब नई लोकसभा बनेगी तो आपको नया बिल लाना पड़ेगा, लेकिन बाकी सब याद नहीं रखेंगे, बाकी में लैप्स नहीं होता है। लेकिन वी विल रिमेंबर ओनली 2 बिल्स। 2 कौन से बिल्स, मान लो कोई बिल है पेंडिंग है लोकसभा में, भाई मान लो यही लोकसभा है जो अभी करंट लोकसभा है, उसमें पेंडिंग है, मान लो कोई ऐसा बिल हो कि जैसे लेट से विमेन रिजर्वेशन बिल है। ठीक है, अब तो ऑल तो पास हो गया, मैं जस्ट एग्जांपल की दे रहा हूं। ठीक है, वो पेंडिंग था और लोकसभा आपकी डिसॉल्व हो गई, तो वो बिल लैप्स हो जाएगा। ये है फर्स्ट केस, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अब भले वो ओरिजिनेटिंग मतलब कहां से हुआ है, राज्यसभा में हुआ है या नहीं हुआ है, मेनली ध्यान रखना अगर बिल पेंडिंग आपकी लोकसभा में तो वो लैप्स हो जाएगा। दूसरा है कि लोकसभा से पास हो गया है बट अभी राज्यसभा में पेंडिंग है, तो वो लैप्स हो जाएगा। बस देयर आर 2 बिल्स दैट यू नीड टू रिमेंबर। पहला, अगर आपका ये लोकसभा और ये लोकसभा है और ये राज्यसभा है, ठीक है, लोकसभा में बिल पेंडिंग है, लैप्स हो गया। लोकसभा में मान लो पास हुआ नहीं हुआ, मतलब लोकसभा से पास होके राज्यसभा में पेंडिंग है, तो क्या हो जाएगा, लैप्स हो जाएगा। देयर आर ओनली 2 थिंग्स जो आपको ध्यान रखनी। ठीक है, बाकी 7-8 टाइप्स के बिल्स हैं, अपने को नहीं पढ़ने, वो सारे लैप्स नहीं होंगे। अगर आपको इन दोनों के प्रॉपरली पता चल गए ना कि ये दोनों लैप्स हो जाएंगे, तो आप क्वेश्चन को आइडेंटिफाई कर लोगे। 2 क्वेश्चन आए 2016 और 2024 में, दोनों क्वेश्चन में सेम क्वेश्चन पूछा हुआ है कि कौन से बिल लैप्स होंगे, कौन से नहीं होंगे। बस ये ध्यान रखना कि एक तो जो लोकसभा में पेंडिंग होगा वो हो जाएगा लैप्स, और दूसरा जो लोकसभा से पास हो गया राज्यसभा में पेंडिंग है वो हो जाएगा लैप्स। ठीक है, क्लियर है। ठीक है, फिर आओ आप, ठीक है, ये बाकी सारे बिल्स हैं जो लैप्स नहीं होंगे। ठीक है, इनको भले ही देख लो, लेकिन याद रखने के लिए अपने को बस 2 ही रखने। ठीक है, फिर आओ, हाँ, जो मिनिस्टर्स हैं, जो अटॉर्नी जनरल्स हैं, उनके कुछ राइट्स हैं। राइट्स क्या हैं कि भाई आप किसी भी हाउस में बैठ सकते हो। ठीक है, ये आपके राइट्स हैं, किसी भी हाउस में बैठ सकते हो। एवरी मिनिस्टर एंड अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया हैव द राइट टू स्पीक एंड टेक पार्ट इन प्रोसीडिंग ऑफ आइदर ऑफ द हाउस। मतलब आप रोज लोकसभा में बैठ सकते हो, इवन अटॉर्नी जनरल, ये चीज भी ध्यान रखना, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, बट ही कैन स्पीक, ही कैन टेक द पार्ट इन द प्रोसीडिंग, बट जॉइंट सीटिंग में भी कर सकता है, एनी कमिटी ऑफ द मैनेजमेंट। ठीक है, बट विदाउट बीइंग एंटाइटल्ड टू वोट। अगर कोई एमपी है, दूसरे मान लो मिनिस्टर है, दूसरे हाउस में बैठता है, तो वहां पे वोट नहीं कर पाएगा। अटॉर्नी जनरल वोट नहीं कर पाएगा। ठीक है, क्लियर है। फिर आओ, कुछ डिवाइसेस हैं, इनको थोड़ा फटाफट से देखेंगे। नाम से ही पता चल रहा है क्वेश्चन आर, मतलब आपको क्वेश्चन पूछ रहे हैं। ठीक है, और जो फर्स्ट आर होता है पार्लियामेंट का, वो डिवोट होता है क्वेश्चन आर का। ठीक है, फर्स्ट जो आर होता है वो क्वेश्चन आर को डिवोट होता है। और अगेन टेलिंग यू दिस थिंग कि अपन पढ़ रहे हैं प्री के हिसाब से, विल फोकस ऑन मेनली ऑन द थिंग्स जो यूपीएससी पूछ सकता है प्री में। जैसे बिल्स वाला अपन ने देखा, 2 टाइप के याद रख लो, बाकी टाइप के एक बार देख लो, बट देर इज नो नीड टू रिमेंबर ऑल दोस थिंग्स। जस्ट 2 याद रख ली, बाकी सारा आपका काम खत्म। एंड दिस इज द स्मार्ट वर्क टू रिवाइज थिंग्स। बस आपको 2 ही याद रखना है। ठीक है, इसमें भी अपन क्या देखेंगे, क्वेश्चन आर में क्या होता है, बस एक चीज ध्यान रखनी कि पहला जो घंटा होता है वो आपका क्वेश्चन आर के लिए होता है। ठीक है, जनरली अपोजिशन क्वेश्चन पूछती है और जो रूलिंग गवर्नमेंट है वो आपके आंसर्स देती है। बट यहाँ पे क्या है कि 3 टाइप्स के क्वेश्चन है, बस इनको ध्यान रखना है कि 3 टाइप के क्वेश्चन क्या है। एक बार जब अगर आप इनका नेचर समझ लोगे ना, तो आप इनको आइडेंटिफाई कर लोगे। पहला हो गया स्टार्ड, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ क्वेश्चन। पहला होगा स्टार्ड। अब इसको याद कैसे रखना, स्टार्ड मतलब स्टार क्वेश्चन है, मतलब बहुत अच्छा क्वेश्चन है। स्टार होता है ना, ठीक है, स्टार तो आपने देखा होगा। ठीक है, थोड़ा हाईलाइटेड, थोड़ा अच्छा। ठीक है, तो यहां से ध्यान क्या रखना है कि जो स्टार्ड क्वेश्चन होते हैं वो जनरली मतलब ऐसे क्वेश्चन होते हैं जिनका आंसर ओरली चाहिए, हाथों हाथ चाहिए, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, अगर उसके आंसर जैसे मतलब अपोजिशन ने पूछा कि भाई आपने मान लो कोई पर्टिकुलर SIR है अभी चल रहा है। ठीक है, SIR को डिस्कस करने के लिए अपोजिशन ने एक क्वेश्चन पूछा कि भाई आप जो भी मेंबर्स, जो भी लोगों को आप हटा रहे हो लिस्ट से,
ठीक है, उसके पीछे क्या पर्पज है। मान लो एक मेंबर एमपी ने उठ के एक जवाब दिया कि हम ये इस बेसिस पे हटा रहे हैं, तो वो आगे सप्लीमेंट्री ऑरल पूछा है ना, तो ऑरल का मतलब आपने मुंह से हाथों हाथ जवाब दे दिया। तो उस क्वेश्चन में क्या हो सकता है कि यू कैन आस्क योर सप्लीमेंट्री क्वेश्चंस। जैसे ही आपको पता चला कि हाँ ये एसआईआर में लोग क्यों हटा रहे हैं कि इस बेसिस पे, तो आपने टक से क्वेश्चन पूछ दिया, भाई ये बेसिस सही है गलत है, ये गलत बेसिस नहीं है, इस लॉ के थ्रू गलत है, कुछ भी, देयर कैन बी सो मेनी थिंग्स, जस्ट टेलिंग यू कि कैसे सप्लीमेंट्री क्वेश्चन फॉलो होंगे। बस ये एक ही ध्यान रखना है, ठीक है। अगर ये एक ध्यान रख लोगे, अनस्टार्ट इसका उल्टा हो जाएगा, ठीक है, नेगेटिव है, ठीक है। इसमें क्या हो जाएगा, आपको रिटर्न चाहिए। अब देखना इनकी वैल्यू धीरे धीरे डाउन होती है। ओरल आंसर हाथों हाथ आपने पूछ लिया और हाथों हाथ बता दिया, इसमें रिटर्न चाहिए, अनस्टार्ट में रिटर्न आंसर चाहिए, ठीक है। रिटर्न में क्या पता टाइम ले, ठीक है। ऑब्वियसली रिटर्न आंसर होता है तो आप सप्लीमेंट्री क्वेश्चन नहीं आएंगे। थर्ड वाला शॉर्ट नोटिस। शॉर्ट नोटिस में क्या है, आप एक नोटिस दे दोगे 10 दिन पहले, ठीक है, और उसका जो आंसर है वो ऑरली कर लोगे। मतलब 10 दिन आपके पास में आपने नोटिस दे दिया कि जैसे अगली जब भी 10 दिन बाद सदन मिलेगा तब मैं ये क्वेश्चन पूछूंगा, तब तक वो प्रिपेयर भी कर लेगा और तब तक मतलब वो भी हो जाएगा, रेडी हो जाएगा और ऑरली आंसर देगा, ठीक है। तो मेनली क्वेश्चन आर में आपको ये ध्यान रखना कि स्टार्ट मतलब इंपॉर्टेंट, मतलब ऑरली आंसर होंगे प्लस सप्लीमेंट्री क्वेश्चन हो सकते हैं। अनस्टार्ट में क्या होगा, अनस्टार्ट नेगेटिव, ऑरली नहीं रिटर्न है तो सप्लीमेंट्री क्वेश्चन फॉलो ही नहीं होंगे। इसका शॉर्ट नोटिस दे दो, ऑरली आंसर है, ठीक है। फिर आता है उसके बाद में क्वेश्चन आर होगा, उसके बाद में 0R। जैसे ही क्वेश्चन स्टार्ट हुआ है क्वेश्चन आर और उसके और जब सदन स्टार्ट होगा उनके जो बीच का टाइम है उसको बोलते हैं आप 0R। और 0R में क्या होता है, जनरली ये होता है कि भाई कोई आप मैटर हो, ठीक है, उसको रेज कर सकते हो। नॉर्मली मतलब सदन मिलने से पहले कुछ डिस्कशन कर लिया, ठीक है, कोई प्रायर नोटिस दिए आप मैटर रेज कर सकते हो, ठीक है। और 0R कब स्टार्ट होगा, जस्ट जैसे देखो ये आपका क्वेश्चन आ रहे हैं, ठीक है, अब 0R स्टार्ट हो गया, फिर उसके बाद में जो भी सेशन है, जो भी आपका सेशन का एजेंडा है वो स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है, क्लियर है, ठीक है। और एग्जिस्टेंस में कब आया था, 1962 में। क्वेश्चन बनने की प्रोबेबिलिटी कम है बट स्टिल हो सकता है, ठीक है क्वेश्चन। फिर आता है मोशन। मोशन का मतलब क्या है, कोई भी आपको मैटर डिस्कस करना हो, कुछ भी जनरल पब्लिक इंपोर्टेंस का कोई भी मैटर डिस्कस करना हो, आपको मोशन लाना पड़ेगा विद दी कंसेंट ऑफ प्रिसाइडिंग ऑफिसर। मोशन लाके ही आप डिस्कस कर सकते हो, ठीक है। और मोशन ये हो सकता है कि भाई जैसे मान लो आपने कोई मोशन एक्सेप्ट कर लिया कि हाँ हम लोग एसआईआर पे डिबेट करेंगे, तो उसके बाद में होगा। अगर मोशन ही एक्सेप्ट नहीं हुआ तो कुछ नहीं होगा, ठीक है। और मोशन में जनरली ये होगा कि मोशन रिजेक्ट भी कर सकता है स्पीकर, ये चीज ध्यान रखना, ठीक है। हाँ, जनरली 3 कैटेगरी के मोशंस होते हैं, ठीक है। एक हो गया आपका सब्सटेंटिव मोशन, एक हो गया सब्स्टिट्यूट मोशन और एक हो गया सब्साइडरी मोशन, ठीक है। इनके मीनिंग से ही, वैसे इनके वर्ड से ही आपको क्लैरिफाई हो जाएगा, बट स्टिल इनको एक बार डिस्कस कर देते हैं, ठीक है। पहला क्या है, सब्सटेंटिव। सब्सटेंटिव मतलब बहुत बड़ा, ठीक है, एक इंडिपेंडेंट प्रपोजल होता है कुछ बहुत इंपॉर्टेंट मतलब मैटर के लिए, जैसे इंपीचमेंट हो गया प्रेसिडेंट, बहुत बड़ा सब्सटेंटिव, कुछ ना कुछ बड़ा हो रहा है, ठीक है, या कोई इलेक्शन कमीशन है उसको हटाने के लिए। सब्स्टिट्यूट मोशन मतलब किसी को सब्स्टिट्यूट करने के लिए, ठीक है, कि ओरिजिनल मोशन कर लिया कि आप तो उसका ऑल्टरनेटिव दे रहे हो या उसको सब्स्टिट्यूट कर रहे हो, ठीक है। अगर आपने अडॉप्ट कर लिया तो ऑब्वियसली जो आपका पहले वाला मोशन है वो सुपरसीड हो जाएगा, ठीक है। फिर आता है सब्साइडरी मोशन, ठीक है। अब ये इंडिपेंडेंट कुछ नहीं होता है, ठीक है, अलग से, बट यही होता है कि आपने मतलब उसको मोशन को लेके आ गए, ठीक है, अलग से कुछ नहीं है, ठीक है। अब इसमें 3 टाइप्स के मोशन होते हैं, एक एंसिलरी होता है, ठीक है, रेगुलर प्रोसीडिंग का कुछ हो गया, एक सुपरसीडिंग मोशन हो गया कि भाई आपने सुपरसीड कर दी डिबेट्स वगैरह को, एक हो गया अमेंडमेंट कि आपने मतलब किसी पर्टिकुलर टॉपिक को दिया है उसको अमेंडमेंट के लिए मोशन डाल सकते हो कि नहीं, आपने मोशन तो लॉन्च कर लिया, मतलब वो ले आए हो, बाद में आपको लगे कि हाँ इसमें कुछ अमेंडमेंट हो सकता है, उसमें ला सकते हो, नॉट दैट इंपॉर्टेंट, बस थोड़ा सा समझ लेना, ठीक है। फिर आता है क्लोजर मोशन। क्लोजर मोशन में क्या होता है, हाँ, क्लोजर मोशन में मतलब क्लोज कर रहे हो आप, क्या क्लोज कर रहे हो, डिबेट्स वगैरह जो भी हो गया मैटर पे उसको क्लोज कर रहे हो, ठीक है। ये चीज ध्यान रखना कि ये क्लोजर है, मतलब आप किसी पर्टिकुलर चीज को क्लोजर दे रहे हो, ठीक है, क्लोजर दे रहे हो मतलब मैटर को क्लोज कर रहे हो, ठीक है। और क्या होता है, जब भी आप ये मतलब क्लोजर मोशन लाओगे तो जो भी हाउस में डिबेट्स वगैरह हो रही है वो डन हो जाएगी आपकी, ठीक है, डिबेट्स वगैरह आपकी जो है वो क्लोज हो जाएगी, ठीक है। अब इसमें 4 टाइप के हैं। एक होता है सिंपल क्लोजर कि भाई आपको लगे कि हाँ मैटर आपने डिस्कस कर लिया है, अब आप उसको फटाफट से खत्म कर दो, ठीक है। फिर होता है क्लोजर बाय कंपार्टमेंट्स, ठीक है,
इसमें क्या होता है कि भाई जैसे मान लो 4-5 क्लोजेज है, मतलब 4-5 नहीं 30-40 क्लोजेज है, तो उनको आपको क्या लगा कि 30-40 को आप ग्रुप कर सकते हो, कंपार्टमेंट्स बना सकते हो 5-5 के, उनको करके फटाफट से डिस्कस कर लिया। ठीक है, फिर हो गया कंगारू वाला। कंगारू वाले में क्या होता है, ओनली इंपॉर्टेंट, जो सबसे इंपॉर्टेंट है उनको कर लिया। ठीक है, जैसे मान लो सबसे पहले तो सिंपल क्लोजर हो गया कि आपने क्लोज कर लिया। ठीक है, फिर कंपार्टमेंट हो गया, मान लो 30 क्लोजेज है, उनको डिवाइड कर लिया 5-5 में। ठीक है, ठीक है, ये हो सकता है। ठीक है, फिर आ गया कंगारू कि ओनली इंपॉर्टेंट, मतलब मान लो आपको लगे कि यही 5-5 इंपॉर्टेंट है, ओनली इंपॉर्टेंट। ठीक है, फिर आ गया ग्लूटिन। ग्लूटिन मतलब हो गया बस, अब जितना भी मान लो आपने बजट कर दिया 10% डिस्कस कर लिया और 90% बच रहा है, तो क्या फटाफट से खत्म करो, 90% को डन करो एंड खत्म। ठीक है, दिस विल कम अंडर द क्लोजर मोशन। ठीक है, 4 टाइप के मोशन है, सिंपल, कंगारू, कंपार्टमेंट एंड ग्लूटिन। और ग्लूटिन ही सबसे खतरनाक चीज है जो पार्लियामेंट के डिबेट, डिस्कशन, डेलिब्रेशन को खत्म कर देता है। ठीक है, फिर हो गया कॉलिंग अटेंशन मोशन। आप किसी पर्टिकुलर टॉपिक को रेज करने के लिए, आप देखो कॉलिंग अटेंशन मतलब आप एक तरीके से अटेंशन सीख करने के लिए इस मोशन को लेके आ रहे हो। ठीक है, पर्टिकुलर मोशन को। ठीक है, क्या करने के लिए, कॉल द अटेंशन ऑफ ए मिनिस्ट्री टू ए अर्जेंट मैटर, अर्जेंट जो पब्लिक इंपोर्टेंस वाला मैटर है, और कोई भी एक उनकी साइड से स्टेटमेंट लेने के लिए आपने उस पर्टिकुलर लेके आ गया। ठीक है, ये भी एक इंडियन इनोवेशन है, कॉलिंग अटेंशन मोशन। ये कुछ टाइप के मोशन है, थोड़े बहुत देख लेना, मेंशन है, 1954 से एक्टिव है। ठीक है, पूछ तो नहीं रहा है। फिर हो गया एडजमेंट मोशन। ठीक है, एडजमेंट मोशन को अपन करते हैं डिस्कस। ठीक है, तो इसमें क्या है, मेनली